नमस्कार प्यारे साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे होंगे। तो आज की क्लास के बारे में हम जानने से पहले ये जान ले कि हमने पिछली क्लासेस कौन कौन सी कवर कर ली है। तो अभी जस्ट पिछली वाली क्लास की बात करें तो हमने उसमें 82 से लेकर 87 आर्टिकल्स तक कवर किए थे। आज हम चैप्टर 2, जो यूनियन का चैप्टर 2 है, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था यूनियन संघ के 5 चैप्टर होते हैं। कितने चैप्टर होते हैं? 5 चैप्टर, जिसमें से हमने चैप्टर 1 कवर किया, जिसमें आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक के आर्टिकल थे। अभी हमारा चल रहा है चैप्टर 2। अध्याय कौन सा चल रहा है? अध्याय दूसरा चल रहा है, जिसमें आपके 79 से लेकर 122 आर्टिकल होते हैं, 122 तक के आर्टिकल होते हैं। इस चैप्टर को मैंने 3 वीडियो में डिवाइड किया हुआ है, जिसमें से हमने पहली वीडियो में आपका ये चैप्टर 1 खत्म किया था और साथ ही साथ 3 आर्टिकल और किए थे, जो कि थे 79, 80 और 81। पिछली क्लास में हमने कौन से कवर किए थे? वो 82 से 87 किए थे और आज हम इसे कंप्लीट कर देंगे, यानी 122 आर्टिकल तक आज की वीडियो जो है वो खत्म हो जाएगी। आज ये पढ़ा दिया जाएगा। और जो जो भी नए हैं, पहली बार इस वीडियो पे आए हैं, तो उनके लिए ये बता दूं मैं कि हमारा ये फ्री बैच चल रहा है। ये फ्री बैच है पॉलिटी का और ये बहुत डिटेल्ड बैच है। ये हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और ये बाइलिंगुअल है। आपको पढ़ाते बहुत लोग हैं, पर बाइलिंगुअल मिलना बहुत मुश्किल होता है, यानी ये दोनों भाषाओं में चलता है, हिंदी और इंग्लिश। इसकी आगे रिवीजन सीरीज भी आएंगी। अभी ये कॉन्सेप्ट क्लियरिटी के लिए ये बैच है पूरा, बहुत अच्छे से एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत क्लियरली आपको समझाया जाता है। तो मूव ऑन करते हैं, हम आगे चलते हैं आज की क्लास पर और शुरू करते हैं आर्टिकल 88 से, यानी अनुच्छेद 88। अनुच्छेद 88 में क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 88 में दिए गए हैं राइट्स ऑफ मिनिस्टर एंड अटॉर्नी जनरल इन पार्लियामेंट, यानी मंत्रियों और अटॉर्नी जनरल के संसद में अधिकार। अटॉर्नी जनरल के बारे में मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूं, दोबारा से हल्का हल्का रिवीजन करा देता हूं। अटॉर्नी जनरल से रिलेटेड आर्टिकल कौन सा है? तो यह है आर्टिकल 76, यानी अनुच्छेद 76 में क्या है? अनुच्छेद 76 में है आपके अटॉर्नी जनरल। कौन है? अटॉर्नी जनरल। अटॉर्नी जनरल को भारत का वकील, भारत राष्ट्र का वकील भी कहा जाता है, सरकार का वकील भी कहा जाता है, और इन्हें ही हाईएस्ट हाईएस्ट लॉ ऑफिसर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हाईएस्ट लॉ ऑफिसर, यानी उच्च विधि अधिकारी। उच्च विधि अधिकारी ये क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो भी भारत सरकार के लीगल मैटर्स होते हैं, कौन से मैटर्स होते हैं? जितने भी लीगल मैटर्स होते हैं, लीगल मैटर्स यानी वैधानिक मामले जितने भी होते हैं, उनको देखने का काम कौन करता है? तो उनको एडवाइस करने का काम, या एडवाइस करने का काम या उनको असिस्ट करने का काम कौन करता है? वो करते हैं भारत के अटॉर्नी जनरल। इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहा जाता है महान्यायवादी। हिंदी में क्या कहा जाता है इन्हें? हिंदी में कहा जाता है महान्यायवादी। इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में मैं आपको बता दूं, तो इनकी क्वालिफिकेशन इस तरीके की होनी चाहिए कि क्वालिफाई होने चाहिए, क्वालिफाइड एज जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इनकी क्वालिफिकेशन जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर होनी चाहिए। किसकी क्वालिफिकेशन? यानी इनकी योग्यता किसके बराबर होनी चाहिए? तो इनकी योग्यता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होनी चाहिए। उच्चतम न्यायालय के जज के, न्यायालय न्यायालय के जज के बराबर होनी चाहिए। किसकी योग्यता? महान्यायवादी की, यानी अटॉर्नी जनरल की। ये सब इनके बारे में बताया। बाकी इनको असिस्ट करने के लिए 2 सॉलिसिटरी जनरल भी होते हैं, यानी अटॉर्नी जनरल को असिस्ट करने के लिए नीचे उनके 2 सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। कितने जनरल्स होते हैं? 2 सॉलिसिटर जनरल्स होते हैं। तो ये थे महान्यायवादी। इनकी कुछ पावर्स हैं जिनको किस में उल्लेखित किया गया है? उसको उल्लेखित किया गया है 88, यानी अनुच्छेद 88 में, यानी आर्टिकल 88 में।
वो क्या है? वो ये है कि ये किसी भी जो मैं कह दूं कि संसद की जो बैठकें होती हैं उनमें हिस्सा ले सकते हैं। कौन? महान्यायवादी। ये किस में हिस्सा ले सकते हैं? ये हिस्सा ले सकते हैं संसद की किसी भी बैठक में, चाहे वो लोकसभा में चल रही हो, राज्यसभा में चल रही हो। ये हिस्सा भी ले सकते हैं, वहां पर अपना भाषण भी दे सकते हैं, अपना मत भी रख सकते हैं, लेकिन वोट नहीं दे सकते। अपनी बात रख सकते हैं पर मतदान नहीं कर सकते, वोटिंग नहीं कर सकते, ये पावर नहीं है इनको। और ये कब तक रहते हैं अपनी पोस्ट पर? ये रहते हैं प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। यानी इनको डिसमिस कौन करता है? इनको इनके पद से हटाने का कार्य किसका है? वो राष्ट्रपति का है। यानी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। कौन? ये महान्यायवादी। प्रसाद पर्यंत किसके? राष्ट्रपति के। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहते हैं। ये जो पावर है ये महान्यायवादी को मिली है, साथ ही साथ ये मिली है मिनिस्टर्स को भी। किनको मिली है? मंत्रियों को मिली है। किनको मिली है? मिनिस्टर्स को भी मिली है कि वो चाहे मेंबर, मान लो मैं एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं, कोई मिनिस्टर ये लोकसभा का मेंबर है। किसका मेंबर है? लोकसभा का मेंबर है। तो ये राज्यसभा में होने वाली मीटिंग्स, यानी राज्यसभा की जो बैठक होंगी या जॉइंट बैठक हो, चाहे राज्यसभा लोकसभा दोनों की मिला के बैठक हो या राज्यसभा की बैठक हो, ये उनमें हिस्सा ले सकता है, यानी पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट कर सकता है। पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपनी बात भी रख सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? उसको एड्रेस भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? जिस बैठक में उन्होंने हिस्सा लिया है उसमें संबोधन भी दे सकते हैं। कौन? मंत्री, जो कि लोकसभा के हिस्सा है पर राज्यसभा की बैठक में पार्टिसिपेट कर लिया है। लेकिन क्या नहीं कर सकते? वो वोटिंग नहीं कर सकते, मत नहीं दे सकते हैं। उनको मत देने का अधिकार अपने सदन में ही है। राज्यसभा यानी दूसरे सदन में मत देने का अधिकार नहीं होता है। इन्हीं को किस में निर्देशित किया गया है? इन्हीं को निर्देशित किया गया है आर्टिकल 88 में। समझ में आया? बहुत अच्छे से समझ में आया। अब आगे मूव करते हैं आर्टिकल 89 की तरफ। आर्टिकल 89 अनुच्छेद 89, ये क्या किसकी बात करता है? ये बात करता है द चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट। काउंसिल ऑफ स्टेट यानी राज्यसभा की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है? राज्यसभा, लोकसभा की बात नहीं हो रही। काउंसिल ऑफ स्टेट हो, अपर हाउस हो, सेकंड चेंबर हो, हाउस ऑफ एल्डर हो, हाउस ऑफ लॉर्ड्स हो, या मैं यूएस की भाषा में कहूं सीनेट हो, ये सभी कहा जाता है राज्यसभा को। किसको कहा जा सकता है? ये राज्यसभा को कहा जाता है। ये राज्यसभा के कई नाम है। पहले इसे काउंसिल ऑफ स्टेट कहा जाता था। 1954 में इसका नाम राज्यसभा पड़ा, हिंदी नाम रखा गया था। कब? 1954 में। तो 89 आर्टिकल में किसका जिक्र है? राज्यसभा के सभापति और उपसभापति। अब यहां पर चर्चा किसकी हो रही है? यहां पर चर्चा हो रही है चेयरमैन की, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी बताया था जब मैं आपको राष्ट्रपति पढ़ा रहा था। जरा हम एक बार और समझ लेते हैं, बात करते हैं चेयरमैन की। जो चेयरमैन की गद्दी होती है राज्यसभा के अंदर, उसको धारण करते हैं उपराष्ट्रपति। कौन धारण करते हैं? उपराष्ट्रपति धारण करते हैं, यानी वाइस प्रेसिडेंट। इनको अधिकार होता है कि जैसे ये वाइस प्रेसिडेंट बनेंगे तो ये ऑटोमेटिकली चेयरमैन की गद्दी पर भी बैठ जाएंगे। यानी इनको चुनने का मतलब ऐसा नहीं है कि सदन में से चुना जाएगा, राज्यसभा में से इसे इन्हें चुना नहीं जाता। यानी ये मेंबर नहीं होते हैं, नॉट मेंबर, मेंबर ऑफ दैट हाउस, यानी राज्यसभा के ये मेंबर नहीं होते हैं। दैट हाउस यानी ये सदन का हिस्सा नहीं होते हैं, सदन का हिस्सा नहीं होते हैं, हिस्सा नहीं होते हैं। बाकी औरों की बात करूं, जैसे डेप्यूटी चेयरमैन हो गए, स्पीकर हो गए, डेप्यूटी स्पीकर हो गए, ये सभी सदन का हिस्सा होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति सदन का हिस्सा नहीं होते हैं। वो कैसे चुने जाते हैं? तो ये होते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन। यानी इनको पद धारण करते ही, जैसे इन्होंने उपराष्ट्रपति का पद धारण किया, तो उस पद धारण करते ही इनको
चेयरमैन का भी पद मिल जाता है। यानी ये क्या है, ये एक्स ऑफिशियो चेयरमैन है, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन यानी पदेन सभापति। पदेन सभापति क्या है, पदेन सभापति है। अब इनके बारे में और चर्चा करते हैं कि अगर मान लीजिए इन्हें कार्यवाही राष्ट्रपति का पद संभालना पड़ा, यानी किसी भी तरीके से राष्ट्रपति उपस्थित नहीं है और इन्हें एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह काम करना पड़ा। कैसे काम करना पड़ा, एक्टिंग प्रेसिडेंट की तरह कार्य करना पड़ा, यानी कार्यवाहक, कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करना पड़ा। उस केस में क्या होगा, उस केस में इनकी सैलरीज, अलाउंस यानी भत्ते, वेतन, इवन इनकी पावर्स सभी कैसी हो जाएंगी, राष्ट्रपति जैसी हो जाएंगी और इनसे ये चेयरमैन का पद छीन लिया जाएगा, यानी ये चेयरमैन के पद पर नहीं बैठ सकते। जिस समय ये एक्टिंग प्रेसिडेंट है उस समय ये चेयरमैन के पद पे नहीं बैठ सकते, यानी पद धारण नहीं कर सकते, पद धारण नहीं कर सकते। ये कंडीशन हो गई किसकी, ये कंडीशन हो गई जब उपराष्ट्रपति एक्टिंग प्रेसिडेंट यानी कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम करेंगे। ये सारी चर्चा तो हो गई किसके लिए, ये सारी चर्चा हो गई उपराष्ट्रपति के लिए, यानी जो चेयरमैन बने हैं। अब मैं बात कर लेता हूं जो डेप्यूटी चेयरमैन बनते हैं, किनकी, डेप्यूटी चेयरमैन, क्योंकि इस आर्टिकल में चेयरमैन का भी जिक्र है और डेप्यूटी चेयरमैन। डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति। डेप्यूटी चेयरमैन को क्या कहा जाता है, तो इन्हें कहा जाता है उपसभापति। इनका इलेक्शन जो होता है, इन्हें इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट फ्रॉम द हाउस, फ्रॉम दैट हाउस जहां के ये उपसभापति हैं, फ्रॉम दैट हाउस यानी जिस हाउस के हैं, इन्हें राज्यसभा का मेंबर होना जरूरी है, यानी इन्हें सदन का हिस्सा होना जरूरी है, सदन का हिस्सा होना जरूरी है, हिस्सा होना अनिवार्य है, अनिवार्य है, यानी ये सदन के हिस्से होंगे तभी इनको डेप्यूटी चेयरमैन की तरह इलेक्ट किया जाएगा। अब जब रिक्तति आती है, यानी जब इनका पद रिक्त होगा, यानी वैकेंट होगा, यानी रिक्त होगा इनका पद, उस समय क्या होगा, जब इनका पद रिक्त होता है तो किसी अनादर व्यक्ति को, अनादर पर्सन को, अनादर पर्सन जो कि सदन का ही हिस्सा है, यानी कोई और व्यक्ति इलेक्ट किया जाएगा किस पद के लिए, डेप्यूटी चेयरमैन के पद के लिए। ये किसके बारे में इंफॉर्मेशन थी, ये सारी इंफॉर्मेशन थी चेयरमैन एंड डेप्यूटी चेयरमैन के बारे में, और ये कहां दिया गया है, ये दिया गया है आर्टिकल 89 में, यानी अनुच्छेद 89 में। अब वापस चलते हैं हम आर्टिकल्स की तरफ। आर्टिकल 89 हमने पढ़ लिया, अब इधर देखते हैं आर्टिकल 90 में क्या दिया गया है। आर्टिकल 90 में दिया गया है वेकेशन एंड रेजिग्नेशन ऑफ एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ डेप्यूटी चेयरमैन। उपसभापति का पद रिक्त होना, त्याग पत्र और हटाना, किसके बारे में चर्चा है, याद रखिए सभापति के लिए नहीं है, सिर्फ उपसभापति का पद कब रिक्त होगा, उनको उनका त्याग पत्र कैसे दिया जाएगा और उनको हटाया कैसे जाएगा, इस बारे में चर्चा की गई है। कौन से आर्टिकल में, आर्टिकल 90 में। अच्छा, मैं एक सवाल आपसे छोड़ जाता हूं कि जब उपराष्ट्रपति जी अपना रेजिग्नेशन देते हैं, रेजिग्नेशन देते हैं, वो किसको देते हैं, और जब ये चेयरमैन होते हैं तो किसको देते हैं रेजिग्नेशन, इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में करना, बाकी आगे मैं आपको इसका आंसर बता दूंगा। तो वापस चलते हैं हम, यहां पर बात हुई है डेप्यूटी चेयरमैन यानी उपसभापति। जब उपसभापति की जो सीट है वो वैकेंट कैसे होती है, इसके मैं आपको तरीके बता देता हूं। पहली कंडीशन ये है जब वो मंत्री नहीं रहता है, किस हाउस में मेंबर नहीं रहते हैं, सदस्य नहीं रहते हैं, सीज्ड, मेंबर नहीं रहते हैं, यानी सीज्ड टू बी मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, यानी जब वो मेंबर नहीं रहते हैं राज्यसभा के,
उस समय पर उनका पद उनसे छीन लिया जाएगा, यानी वो जो पद है वो रिक्त हो जाएगा, रिक्तता आ जाएगी। यानी जब वो सदस्य नहीं रहते हैं, सदस्य नहीं रहते, इस केस में क्या होता है, इस केस में वो पद रिक्त हो जाएगा। दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन ये है जब ये अपना रेजिग्नेशन दे देते हैं। क्या दे देते हैं, रेजिग्नेशन यानी त्याग पत्र। ये अपना त्याग पत्र किसको देते हैं, तो ये अपना त्याग पत्र देते हैं चेयरमैन को। किसको देते हैं अपना त्याग पत्र, चेयरमैन ऑफ दैट हाउस, यानी सभापति किसके, राज्यसभा के। ये किसको अपना त्याग पत्र देते हैं, ये अपना त्याग पत्र देते हैं चेयरमैन को, सभापति। दूसरी कंडीशन ये हो गई जब रिक्तता आएगी। तीसरी कंडीशन ये है कि जब इनका रिमूवल होगा, रिमूवल जब इन्हें इनके पद से हटाया जाएगा, पद से हटाया जाएगा। और पद से हटाए जाने की प्रक्रिया क्या होती है, पद से हटाए जाने की प्रक्रिया बिल्कुल सेम होती है जिस प्रक्रिया से वाइस प्रेसिडेंट या चेयरमैन को हटाया जाता है। वो प्रक्रिया क्या है, पहले तो इन्हें 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ेगा, प्रायर नोटिस यानी 14 दिन पूर्व नोटिस देना पड़ेगा। 14 दिनों पूर्व इनको नोटिस दिया जाएगा कि आपको हटाने का रिजोल्यूशन राज्यसभा में लाया जा रहा है। 14 दिनों पूर्व हटाने हटाने का नोटिस दिया जाएगा इनको, किनको, उपसभापति को। इनको नोटिस देने के बाद रिजोल्यूशन लाया जाएगा सिर्फ राज्यसभा में, लोकसभा में ये रिजोल्यूशन नहीं ला सकते। ये जो प्रस्ताव है, ये जो संकल्प है, ये जो संकल्प है, ये जो रेजोल्यूशन है इनको हटाने का, ये जो रेजोल्यूशन है, संकल्प है, ये कहां लाया जाएगा, तो ये संकल्प लाया जाएगा राज्यसभा में। और राज्यसभा में इसे इफेक्टिव मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा, इफेक्टिव मेजोरिटी से। ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि प्रभावी बहुमत और सामान्य बहुमत में अंतर क्या होता है। तो इसे किससे हटाना पड़ेगा इनको, प्रभावी बहुमत। प्रभावी बहुमत का मतलब मैं आसान शब्दों में दोबारा से समझाऊं, मान लो 245 सीट है पूरी राज्यसभा में, उसमें से 10 सीट वैकेंट रह गई हैं, उस मैं कह सकता हूं पूरे कोर्स के दौरान उन सीटों को वैकेंट कर दिया गया है। तो वो जो बाकी बची 235 सीटें होती हैं, उस 235 या मैं कह लूं कि 5 सीटें वैकेंट है, मान लो 250 सीटें 245 सीटें हैं किसमें, राज्यसभा में, और 5 सीटें ऐसी थी जो वैकेंट रह गई। जब इलेक्शन हुए 5 सीटें वैकेंट रह गई। और मैंने आपको बताया कि राज्यसभा का इलेक्शन इनडायरेक्ट होता है, अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। तो कितनी सीटें बची, 240 सीटें बची। अब ये जो 240 सीटें हैं, इसका हम आधा निकालते हैं यानी 50% लेते हैं। 50% कितना हो गया, 120 प्लस 1। इस मेजोरिटी से अगर वोटिंग हो गई और हटाने का रिजोल्यूशन पास हो गया, इस पद से इन्हें हटा दिया जाएगा, किनको, उपसभापति को। ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, तो ये दिया गया है आपका 90 आर्टिकल में, यानी अनुच्छेद 90 में। अनुच्छेद 91 में ये दिया गया है कि पावर ऑफ द डेप्यूटी चेयरमैन और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ चेयरमैन, यानी उपसभापति या अन्य व्यक्ति द्वारा सभापति के कर्तव्यों का निर्वहन करने वाले व्यक्ति को क्या पावर्स होती हैं, वो किसमें दिया गया है, तो वो दिया गया है अनुच्छेद 91 में। किसमें दिया गया है, अनुच्छेद 91 में। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं, ये जो डेप्यूटी चेयरमैन होते हैं ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं, यानी अधीक्षक नहीं होते हैं, ये सबऑर्डिनेट नहीं होते हैं चेयरमैन के। नॉट एक्ट एज सबऑर्डिनेट, नॉट एक्ट एज सब ऑर्डिनेट, ये एक सबऑर्डिनेट। आप सोच रहे होंगे सभापति है तो ऊंचा पद है तो इनके सबऑर्डिनेट डेप्यूटी चेयरमैन, नहीं, इनको इंडिपेंडेंटली काम करना होता है, यानी ये अधीक्षक नहीं होते हैं, अधीन नहीं होते हैं, अधीनस्थ नहीं होते हैं, यानी ये अधीनस्थ, अधीन नहीं होते हैं, यानी अधीनस्थ नहीं होते, अधीनस्थ नहीं होते। और इनके पास पावर होती है कि जब चेयरमैन की कुर्सी खाली होती है, जब चेयरमैन का पद खाली है, जब ये कार्यवाहक राष्ट्रपति की तरह काम कर रहे हैं, तब डेप्यूटी चेयरमैन चेयरमैन की तरह कार्य करेंगे। तो समझ में आया यहां तक। अब वापस चले,
वापस बात करते हैं आर्टिकल 92 की। आर्टिकल 92 क्या कहता है? अनुच्छेद 92 कहता है द चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन नॉट टू प्रिसाइड व्हाइल रिजोल्यूशन फॉर रिमूवल इज अंडर कंसिडरेशन। हटाने के प्रस्ताव के दौरान सभापति उपसभापति अध्यक्षता नहीं करेंगे। इसका मतलब क्या है? ये मैंने आपको बताया रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, इस दौरान क्या चल रही है? रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, चाहे वो डेप्यूटी चेयरमैन हो या चेयरमैन। उस समय पर वो अपना पद धारण नहीं करेंगे, यानी कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। वो जैसे मेंबर्स बैठते हैं ना, आम जो सदस्य बैठते हैं, वहीं जाकर वो बैठेंगे, कुर्सी धारण नहीं करेंगे। साथ ही साथ इनको देखो, जो ये उपसभापति हैं, सभापति हैं, इनको वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस का वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस नहीं होता है, ये इनके पास पावर नहीं होती। वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, वोट इन फर्स्ट इंस्टेंट, यानी जब कोई भी सदन में कार्यवाही चल रही है, उस समय ये मत नहीं देते, अपना मत नहीं देते, वोटिंग नहीं करते। लेकिन जब भी टाई की कंडीशन आ जाती है, कैसी कंडीशन आ जाती है? जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जब टाई हो जाता है, जब ये पता नहीं चलता पास होगा या फेल होगा, ऐसी कंडीशन में इनके पास पावर होती है कि इनके पास कास्टिंग वोट होता है। कैसा वोट होता है? कास्टिंग वोट होता है, यानी निर्णायक वोट होता है। किसके पास होता है? चेयरमैन के पास होता है कास्टिंग वोट, यानी निर्णायक मत होता है। निर्णायक मत होता है, निर्णायक निर्णायक मत, निर्णायक मत होता है। किसके पास होता है? ये होता है चेयरमैन के पास। लेकिन जब इनका रिमूवल की प्रोसेस चल रही है, जब सभा में रिमूवल यानी इनके पद त्यागने का जो रिजोल्यूशन चल रहा है, संकल्प चल रहा है, उस कंडीशन में उनसे ये कास्टिंग वोट जो है छीन लिया जाता है। यानी रिमूवल के दौरान, कब? जब रिमूवल चल रहा है, रिजोल्यूशन चल रहा है रिमूवल का, उस केस में ये कास्टिंग वोट छीन लिया जाता है। क्या छीन लिया जाता है? ये कास्टिंग वोट छीन लिया जाता है। और ये जो वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस है, नॉर्मल वोट है, वो ये दे सकते हैं। कौन सा वोट दे सकते हैं? ये और सदस्यों की तरह उस इन्वेस्टिगेशन का, उस कार्यवाही का हिस्सा हो सकते हैं और रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं, साथ ही साथ वोट भी दे सकते हैं। लेकिन जब टाई की कंडीशन आएगी तो इनके पास कोई कास्टिंग वोट नहीं होता है, यानी कास्टिंग वोट छीन लिया जाता है जब इनकी रिमूवल की प्रोसेस चल रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपके आर्टिकल 92 में, जब रिमूवल की प्रोसेस चल रही है उस समय पर ये पद धारण नहीं करते हैं और आम सदस्य की तरह कार्य करते हैं। चलो अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल कौन सा है? अगला आर्टिकल है स्पीकर से रिलेटेड। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, फ्रीक्वेंसी बहुत ज्यादा है, स्टार मार्क कर लीजिएगा। ये आर्टिकल बहुत पूछा जाता है। अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93 में किन किन का जिक्र दिया हुआ है? जैसे अनुच्छेद 89, यानी आर्टिकल 89 में जैसे चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन का जिक्र था, वैसे ही स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर का जिक्र कौन से आर्टिकल में है? तो आर्टिकल 93 में है। देखो सेम सेम कंडीशन है, ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है, कुछ कुछ डिफरेंस है, वो मैं ऑलरेडी आपको बताता चल रहा हूं। इस तरह हम लिख लेते हैं स्पीकर, स्पीकर ऑफ द हाउस। स्पीकर, स्पीकर यानी लोक अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष, लोकसभा अध्यक्ष। ये बहुत ही रेप्यूटेटेड पद होता है, सुप्रीम अथॉरिटी होती है इनके पास। और दूसरी तरफ लिख लेता हूं मैं डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर यानी उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ये कौन है? तो ये है उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। ये भी सबऑर्डिनेट होते नहीं होते हैं, नॉट एक्ट एज सबऑर्डिनेट टू स्पीकर, यानी ये भी अधीनस्थ नहीं होते हैं, ये याद रख लीजिएगा, ये भी अधीनस्थ नहीं होते हैं। स्पीकर मेंबर होते हैं, ये मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं और इन्हें इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट बाय द मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, मेंबर्स ऑफ लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा, या मैं कह लूं लोक हाँ लोकसभा ही लिख लो,
लोकसभा के मेंबर के द्वारा इलेक्ट किया जाता है और इनका जो डेट ऑफ इलेक्शन है, डेट ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन की तिथि कौन डिसाइड करता है? निर्वाचन की तिथि को डिसाइड कौन करता है? यानी यहां लिख देता हूं मैं, निर्वाचन की तिथि इसको कौन डिसाइड करता है? तो निर्वाचन की तिथि को डिसाइड करते हैं प्रेसिडेंट। कौन डिसाइड करते हैं? राष्ट्रपति जी। कौन डिसाइड करते हैं? राष्ट्रपति जी डिसाइड करते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता दूं कि ये जो स्पीकर होते हैं, इनसे पहले एक और स्पीकर होते हैं जिन्हें प्रोटेम स्पीकर कहा जाता है। क्या बोला जाता है? प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर। अब इस टर्म का मतलब क्या है, साथ ही साथ बता देता हूं मैं आपको। इसे सामयिक सामयिक अध्यक्ष बोला जाता है। सामयिक अध्यक्ष। ये प्रोटेम स्पीकर क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर का मतलब ये है कि देखो क्या होता है कि जब भी पिछली लोकसभा डिसॉल्व होती है, भंग होती है, वहां से मैं यही लिख देता हूं, जब पुरानी लोकसभा डिसॉल्व हो गई, किसके द्वारा डिसॉल्व की गई? ये डिसॉल्व की गई राष्ट्रपति द्वारा। तो डिसॉल्व होने के साथ ही इनकी टेन्योर तो इसके बराबर ही होता है। लोकसभा का जितना टेन्योर होता है उतना ही टेन्योर होता है किनका? स्पीकर का भी उतना टेन्योर होता है, उतनी ही अवधि होती है। उतनी ही अवधि किसकी होती है? उतनी ही अवधि लोकसभा अध्यक्ष की होती है। लेकिन डिसॉल्व करने के तुरंत बाद इनको अपना पद नहीं त्यागना होता है। जब ये डिसॉल्व हो गई है, उससे जब नई लोकसभा चुनकर पहली बैठक होती है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है नई लोकसभा की, फर्स्ट मीटिंग होती है नई लोकसभा की, तब तक ये अपना पद धारण किए रहते हैं। फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा, यहां तक अपना न्यू लोकसभा, यहां तक ये अपना पद धारण करे रहते हैं। लेकिन पहली मीटिंग में ये अपना पद त्याग देते हैं। पहली मीटिंग में जब फर्स्ट मीटिंग होती है, जो फर्स्ट मीटिंग होती है न्यू लोकसभा की, फर्स्ट मीटिंग ऑफ न्यू लोकसभा, न्यू लोकसभा यानी लोकसभा की पहली मीटिंग, लोकसभा की पहली बैठक, लोकसभा की पहली बैठक। इस पहली बैठक में एक वरिष्ठतम नागरिक होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर चुना जाता है। कौन? सीनियर मोस्ट मेंबर, जो नई लोकसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर है, नई लोकसभा का सीनियर मोस्ट मेंबर यानी वरिष्ठतम वरिष्ठतम सदस्य, उसको क्या बना दिया जाता है? उसको बना दिया जाता है प्रोटेम स्पीकर। यानी वो उस समय के लिए नॉमिनेट किया जाता है, किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति जी के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है वरिष्ठतम सदस्य को पहली मीटिंग में नए लोकसभा की। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है जो मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उनको ओथ दिलाना, और ये स्पीकर की तरह ही काम करते हैं और इनकी पावर्स भी स्पीकर्स की तरह ही होती है। लेकिन जब भी इलेक्शन होता है नए स्पीकर का, और जब नए स्पीकर चुनकर आते हैं, तब इन्हें अपना पद त्यागना पड़ता है। यानी ये हेल्प भी करते हैं, हेल्प करते हैं नए स्पीकर के चुनाव में। किसमें? नए स्पीकर के चुनाव में, नए स्पीकर के चुनाव में ये हेल्प भी करते हैं। नए स्पीकर के चुनाव में हेल्प करते हैं ये। कौन? प्रोटेम स्पीकर चुनाव में हेल्प करते हैं। कौन? प्रोटेम स्पीकर। समझ में आया? मैंने ये बता दिया इनका इलेक्शन, ये मेंबर ऑफ द हाउस होते हैं, इनको इलेक्ट किया जाता है, उसकी डेट डिसाइड की जाती है राष्ट्रपति जी द्वारा। इनका जो टेन्योर होता है उतना ही होता है जितना लोकसभा का टेन्योर होता है। डेप्यूटी स्पीकर, इनकी भी बात कर लेते हैं। तो ये भी मेंबर ऑफ दैट हाउस होते हैं, ये भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ दैट हाउस। ये भी सदन के सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? सदन के सदस्य होते हैं, सदन के सदस्य होते हैं। इनको भी इलेक्ट किया जाता है, इनको भी इलेक्ट किया जाता है, इलेक्ट करके लाया जाता है, यानी इनका भी निर्वाचन होता है।
लेकिन ये जो डेप्यूटी स्पीकर होते हैं, इनकी जो डेट ऑफ इलेक्शन है, डेट ऑफ इलेक्शन है, ये डिसाइड राष्ट्रपति जी नहीं करते, ये डिसाइड करते हैं स्पीकर महोदय। कौन डिसाइड करते हैं? तो ये अध्यक्ष डिसाइड करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष डेट ऑफ इलेक्शन यानी निर्वाचन की तिथि किनकी? डेप्यूटी स्पीकर की निर्वाचन की तिथि कौन डिसाइड करते हैं? तो ये डिसाइड करते हैं आपके अध्यक्ष। यहां तक आपको बात समझ में आई? ये सारे किसके बारे में था? ये सारी जो इंफॉर्मेशन थी ये थी डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर ऑफ द हाउस, जो किसमें दिया गया है? जो दिया गया है आर्टिकल 93 में यानी अनुच्छेद 93 में। आगे बात करते हैं आर्टिकल 94, वेकेशन एंड रेजिग्नेशन एंड रिमूवल फ्रॉम द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर। यानी देखो वहां पर सिर्फ डेप्यूटी स्पीकर क्यों लिखा था और यहाँ पे स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर क्यों लिखा है? वहां पर चेयरमैन और सिर्फ डेप्यूटी चेयरमैन इसलिए लिखा था क्योंकि चेयरमैन उपराष्ट्रपति होते हैं, उनका जो वेकेशन होता है वो उपराष्ट्रपति की तरह होता है, उसके लिए अलग प्रावधान है संविधान में। लेकिन यहाँ पर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर को कोई और पद नहीं है, ये स्पेशली स्पीकर के ही पद पे और कोई पद धारण नहीं कर रखा है, इसलिए इनके लिए प्रावधान यहाँ पर दिए हुए कौन से अनुच्छेद में? 94 अनुच्छेद में, कि वेकेशन कैसे करेंगे, रेजिग्नेशन, रिमूवल ऑफ द स्पीकर ऑफ द ऑफिस ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष का पद रिक्त होना, त्यागपत्र और हटाना। इसके बारे में मैं आपको हल्का सा बता देता हूं कि वेकेंट कब होगी इनकी सीट, यानी रिक्तता कब आएगी, यानी रिक्तता कब आएगी, दोनों की बता देता हूं मैं। पहला, सेम कंडीशन, सीज्ड टू बी मेंबर ऑफ द हाउस, सीज्ड टू बी मेंबर ऑफ द हाउस, मेंबर ऑफ द हाउस यानी सदन का हिस्सा नहीं रहते हैं, सदन का हिस्सा नहीं रहते हैं। अगर सदन का सदस्य नहीं रहेंगे तो इनसे ये पद छीन लिया जाएगा। सदस्य नहीं रहने पर, नहीं रहने पर इनका ये पद छीन लिया जाता है। ये मैं दोनों की बात कर रहा हूं, यहां मैं स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर दोनों की बात कर रहा हूं। रिमूवल कैसे होगा, या उससे पहले मैं रेजिग्नेशन बता देता हूं। रेजिग्नेशन क्या हो रहा है? रेजिग्नेशन, रेजिग्नेशन यानी ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? ये अपना त्याग पत्र किसे देते हैं? त्याग पत्र किसे देते हैं? तो रेजिग्नेशन की बात करूं मैं अगर, एक मिनट, रेजिग्नेशन, त्याग पत्र, तो रेजिग्नेशन, स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को। किसको देते हैं? स्पीकर अपना रेजिग्नेशन देते हैं डेप्यूटी स्पीकर को, डेप्यूटी स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं। वहीं डेप्यूटी स्पीकर स्पीकर को अपना रेजिग्नेशन देते हैं, यानी स्पीकर रिजाइन देंगे किसको? अपना रेजिग्नेशन त्याग पत्र देंगे डेप्यूटी स्पीकर को, और डेप्यूटी स्पीकर अपना रेजिग्नेशन किसको देंगे? स्पीकर को देंगे। ये हो गए त्याग पत्र के बारे में। और रिमूवल की बात करूं मैं अगर, तो इनका रिमूवल बिल्कुल किस तरीके से होता है? जिस तरीके से डेप्यूटी चेयरमैन का होता है रिमूवल, यानी पद से हटाना, पद से हटाना, पद से हटाना। ये बिल्कुल डेप्यूटी चेयरमैन या वाइस प्रेसिडेंट की तरह होता है, लेकिन कंडीशन ये होती है, ये जो रिमूवल का प्रोसेस चलता है ये चलता है लोकसभा में। लोकसभा में रिजोल्यूशन लाया जाता है। क्या लाया जाता है? रिजोल्यूशन लाया जाता है, यानी संकल्प किया जाता है, संकल्प लाया जाता है, संकल्प लाया जाता है। कहाँ लाया जाता है? लोकसभा में। उससे पहले इन्हें 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ता है, 14 डेज का प्रायर नोटिस देना पड़ता है। किसको? स्पीकर या डेप्यूटी स्पीकर को 14 डेज प्रायर नोटिस देना पड़ता है कि आपका रिमूवल का संकल्प लाया जा रहा है। फिर लोकसभा में इसको इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। कैसे? इफेक्टिव मेजॉरिटी से पास करना होता है। और अगर ये इफेक्टिव मेजॉरिटी यानी प्रभावी बहुमत से पास हो जाएगा तो ये जो डेप्यूटी स्पीकर है या स्पीकर है
उन्हें अपना पद त्यागना पड़ेगा। ये किसकी चर्चा हो गई? ये हो गई चर्चा रेजिग्नेशन और वेकेशन एंड रिमूवल ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, जो किसमें दिया था? 94 आर्टिकल में। 95 आर्टिकल में पावर ऑफ डेप्यूटी स्पीकर और अदर पर्सन टू परफॉर्म ड्यूटीज ऑफ स्पीकर, यानी उपाध्यक्ष या उस अन्य व्यक्ति को ये पावर है कि जब स्पीकर अपने पद पर नहीं होंगे उस समय पर स्पीकर की जो भूमिका है वो कौन निभाएंगे? वो निभाएंगे डेप्यूटी स्पीकर। अगर उस समय डेप्यूटी स्पीकर नहीं है तो किसी और मेंबर को सदन से चुना जाएगा और वो इनकी भूमिका निभाएगा। वो किसमें दिया गया है? 95 आर्टिकल में। 96 आर्टिकल में दिया गया है सेम कंडीशन, इनको भी फर्स्ट इंस्टेंस ऑफ वोट देने का अधिकार नहीं होता, यानी स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर इनको भी वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस या वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस, यानी जब सदस्य की कार्यवाही चल रही है उस समय पर ये वोट नहीं दे सकते अगर ये पद पर है, लेकिन जब इनके रिमूवल की प्रोसेस चल रही है तो ये गद्दी धारण नहीं करेंगे, पद धारण नहीं करेंगे, नॉर्मल बाकी सदस्यों की तरह सदन में बैठेंगे और वोट एट फर्स्ट इंस्टेंस यानी वोट इन फर्स्ट इंस्टेंस देने का भी अधिकार जैसे और सदस्यों को है। फर्स्ट इंस्टेंस जिस तरीके से बाकी सदस्यों को है उस तरीके से इनको भी वो पावर मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन इनसे एक पावर छीन ली जाएगी, वो कौन सी है? कास्टिंग वोट की, यानी डिसाइडिंग वोट की पावर इनसे छीन ली जाएगी। और जब ये पद पे होते हैं तब होती है, लेकिन जब ये पद पे नहीं होते, जब इनकी रिमूवल प्रोसेस चल रही होती है, तब इनके पास कास्टिंग वोट नहीं होता है। ये समझ में आया? ये 96 आर्टिकल। 97 बात करता है सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ चेयरमैन, डेप्यूटी चेयरमैन, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर, यानी सभापति, उपसभापति, सैलरी सभापति, उपसभापति और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनके वेतन और भत्ते संसद द्वारा, किसके द्वारा निर्धारित होते हैं? संसद द्वारा निर्धारित होते हैं, ताकि ये निष्पक्षता से काम कर सकें। ये सुप्रीम अथॉरिटी होते हैं, इनको किसी का भी तो वो लेने की जरूरत नहीं है। देखो स्पीकर जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ब्रिटेन में जब स्पीकर अपना पद धारण कर लेते हैं, जब वो अध्यक्ष बन जाते हैं, तो उन्हें अपनी मेंबरशिप त्यागनी पड़ती है, हाउस ऑफ पीपल वाली, यानी जो एक तरीके से कहूं लोकसभा की अपनी सीट त्यागनी पड़ती है ब्रिटेन में। लेकिन भारत में ऐसा नहीं है, वो सदस्य बने रह सकते हैं। तो ये अथॉरिटी होती है इनके पास कि इन्हें निष्पक्षता से काम करना है, पार्शियलिटी नहीं करनी है, भेदभाव नहीं करना है। उसके लिए कोई इन्फ्लुएंस इसके इनके ऊपर ना हो, तो इनके जो भत्ते वेतन है वो डिसाइड संसद करती है। कौन डिसाइड करती है? संसद करती है। तो संसद के पास ये पावर है। और ये इनका जो वेतन है और अलाउंसेस है, इनके बारे में शेड्यूल 2 में बताया गया है। किस में बताया गया है? अनुसूची अनु अनुसूची अनुसूची 2, अनुसूची 2 में इनके अलाउंसेस एंड सैलरीज यानी वेतन और भत्तों का जिक्र किस में दिया गया है? ये राज्यसभा के उपाध्यक्ष, अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की जितने भी वेतन भत्ते हैं उनको शेड्यूल 2 में रखा गया। किस में रखा गया? अनुसूची 2 में रखा गया है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 98। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 98, जिसमें सेक्रेटेरिएट के बारे में बताया गया, यानी सचिवालय। यहाँ पर देख सकते हैं 98 में है सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। संसद के सचिवालय, लोकसभा हो और राज्यसभा दोनों में अपने पृथक सचिवालय है, यानी अलग अलग सचिवालय है, अलग अलग सेक्रेटेरिएट है। क्या है? अलग अलग सेक्रेटेरिएट है। और ये जो सचिवालय है हो, इसमें जो हाईएस्ट अथॉरिटी होती है या जो हाईएस्ट पोस्ट होती है, सबसे ऊंचा पद होता है, वो होता है सेक्रेटरी जनरल। सेक्रेटरी जनरल कौन होते हैं? सेक्रेटरी जनरल, यानी मुख्य सचिव। मुख्य सचिव कौन होता है? मुख्य सचिव। इनकी जो सर्विसेज होती है और जो भी देख रेख होती है उसका ख्याल रखा जाता है संसद द्वारा। तो 98 आर्टिकल में क्या है? सेक्रेटेरिएट ऑफ पार्लियामेंट। और आर्टिकल 98 99 में क्या दिया हुआ है? तो आर्टिकल 99 में दिया गया है जो
मेंबर है पार्लियामेंट के, एमपीज है, बिफोर टेकिंग देयर सीट मस्ट मेक एंड सब्सक्राइब एन ओथ और अफर्मेशन बिफोर द प्रेसिडेंट और देयर अपॉइंटी। यानी जो संसद का प्रत्येक सदस्य है, यानी एमपीज जो होते हैं, उनको अपना पद धारण करने से पहले राष्ट्रपति या राष्ट्रपति जी के द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति के समक्ष उनको शपथ या प्रतिज्ञा लेनी होती है। उसके बारे में जिक्र किसमें दिया गया है? उसके बारे में जिक्र दिया गया है आर्टिकल 99 में। साथ ही साथ शेड्यूल, इसको शेड्यूल 3 में भी रखा गया है। किसमें रखा गया है? इसको अनुसूची 3 में भी रखा गया है। किसको? ये जो प्रतिज्ञान और जो शपथ होती है उसको अनुसूची 3 में भी रखा गया है। तो ये किस आर्टिकल की बात की हमने? आर्टिकल 99। अब आगे चलते हैं, हम आगे बात कर लेते हैं आर्टिकल 100। शतक लग गया। अनुच्छेद 100, अनुच्छेद 100 की चर्चा करें तो इसमें बताया गया है वोटिंग इन हाउस, पावर ऑफ हाउस टू एक्ट एंड नॉट विथस्टैंडिंग वैकेंसीज एंड कोरम। संसदों में मतदान, रिक्तियों के बावजूद कार्य करने की शक्ति और सीटों का सॉरी शक्ति और गणपूर्ति नहीं लिखा है यहाँ पे, और गणपूर्ति, और गणपूर्ति। इसका जिक्र किसमें दिया गया है? इसका जिक्र दिया गया है आर्टिकल 100 में। जरा मैं इसको आपको समझा देता हूं क्या होता है कि जब भी कोई क्वेश्चन या कोई प्रश्न आया, या कोई, मैं कह सकता हूं, कोई भी कार्यवाही चल रही है, कार्यवाही चल रही है, कंडक्ट हो रहा है, बिजनेस जो हो रहा है, कंडक्ट हो रहा है, कंडक्ट ऑफ बिजनेस हो रहा है, कहां पर? पार्लियामेंट के अंदर। कहां पर चल रहा है ये पार्लियामेंट के अंदर चल रहा है। तो ये जो पूरा कार्यवाही होती है, इस पर क्या किया जाता है? इस पर होती है वोटिंग होती है, और जिसकी मेजॉरिटी होती है, वोटिंग होती है और फिर मेजॉरिटी यानी बहुमत देखी जाती है। क्या देखी जाती है? बहुमत देखी जाती है। उस हिसाब से डिसीजन आता है। उस हिसाब से क्या आता है? उस हिसाब से डिसीजन आता है। उस हिसाब से क्या आता है? उस हिसाब से डिसाइड किया जाता है। क्या किया जाता है? उसी हिसाब से डिसाइड किया जाता है। ठीक है। तो ये क्या प्रक्रिया होती है? ये वोटिंग की प्रक्रिया होती है। किसमें? वोटिंग की प्रक्रिया होती है आपका संसद में। वोटिंग की प्रक्रिया कहां होती है? तो वोटिंग की प्रक्रिया होती है आपकी संसद में होती है। कहां पर होती है? संसद में। और मैंने आपको बताया था कि जो मेंबर्स होते हैं, या मैं कहूं अटॉर्नी जनरल होते हैं, ये सदन का हिस्सा तो होते हैं, लेकिन इनको वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। क्या नहीं होते हैं? वोटिंग राइट्स नहीं होते हैं। अब मैं बात कर लेता हूं कि मान लो एक सदस्य एब्सेंट है, सदन चल रहा है, सदन की कार्यवाही चल रही है, सदन में कोई कार्यवाही हो रही है, कोई कार्यवाही हो रही है, और उस समय कोई अध्यक्ष, अध्यक्ष कह रहा हूं, मेंबर, कोई सदस्य अनुपस्थित है। सदस्य क्या है? एब्सेंट है। कोई एक सदस्य, दो सदस्य या तीन चार सदस्य एब्सेंट है, उस कंडीशन में, यानी अनुपस्थित है, उस कंडीशन में क्या होगा? अनुपस्थित है। तो इस कंडीशन में क्या ये कार्यवाही रुक जाएगी? नहीं, ये कार्यवाही कंटिन्यू रहेगी। सदस्य की अनुपस्थिति में कभी भी सदन की कार्यवाही यानी प्रोसीडिंग्स को रोका नहीं जाएगा। वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 100 में। साथ ही साथ कोरम की बात की गई है, यानी गणपूर्ति। कोरम, कोरम कितना होता है? कोरम यानी गण पूर्ति कितनी होनी चाहिए ताकि सदन की कार्यवाही चलती रहे? कोरम यानी गणपूर्ति, यानी गणपूर्ति, गणपूर्ति वो कितनी होती है? तो वो होती है 1/10 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ दैट हाउस, मेंबर ऑफ दैट हाउस। मैं आपको इसके लिए अच्छे से एग्जांपल देकर बता देता हूं। जैसे मान लो कि आपके सदन में 550 सीटें हैं। किसमें? लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर मान लो 550 सीटें हैं,
तो 55 व्यक्तियों का होना जरूरी है, 55 सदस्यों का होना जरूरी है अगर सदन की कार्यवाही चलनी है। अगर इससे कम अगर गणपूर्ति हुई तो सदन की कार्यवाही रोक दी जाएगी। और उसको डिसाइड कौन करता है? उसको डिसाइड किया जाता है, यानी उनके द्वारा निर्देशित किया जाएगा, या तो चेयरमैन द्वारा, राज्यसभा में है तो चेयरमैन द्वारा, और अगर लोकसभा में है तो स्पीकर द्वारा ये आदेश दिया जाएगा कि आज की प्रोसीडिंग रोक दी जाती है क्योंकि गणपूर्ति नहीं हुई है। और राज्यसभा में अगर 250 मेंबर हैं तो इसमें से अगर 25 से कम मेंबर हुए, 25 कोरम है इससे कम हुए, तो वहीं कार्यवाही रुक जाएगी। और इसको किसमें दिया गया है? तो इसको दिया गया है आर्टिकल 100 में। किसमें दिया गया है? इसके बारे में किसमें बताया गया है? इसके बारे में बताया गया आर्टिकल 100 में। आर्टिकल 100 हो गया। अब बात करते हैं आर्टिकल 101 यानी वेकेशन ऑफ सीट, सीटों का रिक्त होना। यानी कोई भी सदस्य है सदन का, उसकी सीट कब रिक्त हो जाती है? यहां पर 101 आर्टिकल है, मैं लिख देता हूं वेकेशन ऑफ सीट। वेकेशन यानी रिक्तता, कब रिक्त हो जाती है? तो पहली कंडीशन है डुअल मेंबरशिप। डुअल मेंबरशिप, डुअल मेंबरशिप यानी आसानी से समझाऊं मैं अगर, यानी अगर कोई सदस्य लोकसभा का मेंबर है, लोकसभा का सदस्य है, साथ ही साथ वो राज्यसभा का भी सदस्य है, राज्यसभा का भी सदस्य है, इस वजह से क्या आ जाएगी? रिक्तता आ जाएगी। उसे अपनी कोई ना कोई सीट त्याग करनी पड़ेगी। अगर उसे लोकसभा का मेंबर रहना है तो उसे अपनी राज्यसभा की सीट त्यागनी पड़ेगी, और अगर राज्यसभा का मेंबर रहना है तो उसे अपने लोकसभा की सीट त्यागनी पड़ेगी। यानी एक समय पर कोई भी सदस्य दोनों सदन का मेंबर नहीं हो सकता है। उस समय पर क्या आ जाती है? उसकी दोनों सीट चली जाती है, उसकी डुअल मतलब उसमें रिक्तता आ जाती है। एक हो गया डुअल मेंबरशिप। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति एमपी है यानी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, और एमएलए है यानी स्टेट लेजिस्लेचर में, यानी जो राज्य की विधानसभा है उसका भी सदस्य है, और संसद जो होती है उसका भी सदस्य है, इस कंडीशन में क्या होता है? इस कंडीशन में उसे अपनी एमएलए वाली सीट को त्यागना पड़ेगा। क्या त्यागना पड़ेगा? अगर उसे एमपी की सीट चाहिए तो इसको त्यागना पड़ेगा, तब जाकर उसे एमपी की सीट मिलेगी। अगर वो ऐसा नहीं करता है, अगर दोनों सीट रहती है, तो उसकी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वाली सीट चली जाएगी। अगर वो त्यागता नहीं है, स्वयं नहीं त्यागता है, तो उस कंडीशन में उसकी एमपी वाली सीट चली जाएगी और एमएलए वाली सीट रहेगी, यानी ज्यादा नुकसान है। इसीलिए जब भी कोई मंत्री एमएलए बनता है तो उसे अपनी वो एमपी बनता है तो उसे अपनी एमएलए वाली सीट त्यागनी पड़ती है, नहीं तो उसकी एमपी वाली सीट चली जाती है। तो ये दिया हुआ है। साथ ही साथ अगर कोई व्यक्ति 60 दिनों से ज्यादा सदन से सदन से एब्सेंट रहता है, यानी सदन से फुर्र रहता है यानी अनुपस्थित रहता है, तो उस केस में अनुपस्थित, ऐसा नहीं है, देखो अगर आपने परमिशन ली है तो आप रह सकते हो, लेकिन 60 दिनों तक अगर विदाउट परमिशन अगर वो सदन से फुर्र रहते हैं, सदन के हिस्सा नहीं रहते, सदन में अनुपस्थित नहीं रहते, तो उनकी सीट क्या कर दी जाएगी? उनकी सीट को वैकेंट घोषित कर दिया जाएगा, यानी रिक्तता आ जाएगी। अच्छा, इसमें कुछ और केसेस भी हैं कि 4 दिन से ज्यादा अगर प्रोरोगेशन हुआ है या एडजर्नमेंट हुआ है, एडजर्नमेंट हुई है, तभी काउंट किया जाता है। वो सब कंडीशन है, पर उसको आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। बस सिंपल कंडीशन याद रखिए कि 60 दिन से ज्यादा अगर कोई सदन में से एब्सेंट रहता है, अनुपस्थित रहता है, तो उस केस में विदाउट परमिशन अगर अनुपस्थित रहता है तो उसकी सीट क्या हो जाएगी? उसकी सीट हो जाएगी वैकेंट। और ये सब किस में दिया गया है? तो ये सब दिया गया है आर्टिकल 101 में। और 102 में किसकी बात की गई है? तो 102 में बात की गई है आर्टिकल 102 में बात की गई है डिस्क्वालिफिकेशन की। ऑलरेडी जब मैं क्वालिफिकेशन बता रहा था आपको, जो एमपीज होते हैं, उस समय मैंने बताया कि 102 में आपको डिस्क्वालिफिकेशन बताऊंगा, यानी संसद
के लिए अयोग्यता, यानी मेंबरशिप या कोई भी अगर सदस्य है उसको अयोग्य कब घोषित कर दिया जाता है। तो यहां पर मैं बता देता हूं किसके बारे में जिक्र कर रहे हैं हम। अब बात कर रहे हैं हम डिस्क्वालिफिकेशन की। किसकी? डिस्क्वालिफिकेशन यानी अयोग्यता। अब ये अयोग्यता कब कब घोषित की जा सकती है? जब वो मेंबर नहीं रहता है, वो मेंबर नहीं रहता, सॉरी, जब वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करता है। होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट यानी जब ये व्यक्ति कोई लाभ का पद धारण करता है, लाभ का पद धारण करता है, उस केस में इसे अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इसकी सीट छीन ली जाती है। दूसरी कंडीशन क्या है? अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड यानी विकृत चित्त। जब कोई व्यक्ति सही डिसीजन नहीं ले सकता, जब कहते हैं ना कि काफी कंडीशंस होती हैं जिस कंडीशन में उसको डिक्लेयर कर दिया जाता है अनसाउंड माइंड, जब वो डिसीजन नहीं ले सकता या एबल नहीं है सिचुएशन को हैंडल करने के और अनसाउंड माइंड डिक्लेयर कर दिया गया है, उसमें उसको अयोग्य माना जाता है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तीसरी कंडीशन क्या है? जब उसे अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट यानी अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट। इंसॉल्वेंट इंग्लिश वाले जो इंग्लिश पढ़ते हैं अच्छे से उनको समझ आ रहा होगा। इंसॉल्वेंट का मतलब होता है दिवालिया। जब किसी सदस्य को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, जब वो किसी कर्जे में आ जाता है या दिवालिया घोषित हो जाता है, उस केस में उसे अयोग्य माना जाता है। दिवालिया घोषित हो गया है तो ऑब्वियस सी बात है कि वो आगे चलकर करप्शन में इन्वॉल्व हो सकता है। करप्शन यानी भ्रष्टाचार को रोकने के लिए उसको उस पद को त्यागना पड़ता है, उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। तो होल्ड नो ऑफिस, लाभ का पद धारण नहीं करना चाहिए, विकृत चित्त नहीं होना चाहिए, अनडिस्चार्ज इन्वॉल्व, दिवालिया नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ एक शेड्यूल है, शेड्यूल 10 के अंदर आता है आपका डिफेक्शन लॉ। डिफेक्शन डिफेक्शन लॉ ये है आपका दल बदल कानून। दल बदल कानून, इसके तहत भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ये आपका अनुसूची 10 में भी दिया गया है इसके बारे में। अनुसूची 10 में इसके बारे में जिक्र किया है। दल बदल कानून के बारे में एक कहानी मैं आपको बताता हूं। 1966 में हरियाणा बना। कब बना था हरियाणा? हरियाणा बना था 1966 में और इसके जनरल इलेक्शन हुए 1967 में। 1967 में इसके निर्वाचन हुए, जनरल इलेक्शन हुए। इस इलेक्शन में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था गयाराम। गयाराम नाम था या गयालाल नाम था? गयालाल। क्या नाम था इनका? इनका नाम था गयालाल। गयालाल। ये जो गयालाल व्यक्ति थे, ये चुनने के तुरंत बाद इन्होंने अपनी कांग्रेस की जो कांग्रेस की सीट थी वो त्याग दी। ये दल छोड़ दिया कांग्रेस और जाकर कोएलिशन यानी गठबंधन में जाकर ये जुड़ गए। कहां जुड़ गए? ये गठबंधन में जाके जुड़ गए जस्ट कुछ कुछ घंटों के अंदर ही। और अगले कुछ घंटों बाद इन्होंने ये कोएलिशन भी त्याग दिया, इसे भी त्याग दिया और वापस कांग्रेस में आ गए। यानी एक दिन में इन्होंने कितनी बार दल बदल दिया। तो जो पार्लियामेंट है, सदन में है, एक बहुत कॉमन सा फ्रेज है, आया राम गया राम। आया राम गया राम। तो ये इसी जो डिफेक्शन है इसी को देखते हुए ये एक एक तरीके से आयरोनिकल फ्रेज है। ये फ्रेज उससे आया है। किससे आया है? डिफेक्शन के लिए आया है। और किसके डिफेक्शन की वजह से? गयालाल के डिफेक्शन की वजह से यूज होता है, आए राम गए राम वाली। ठीक है। और डिफेक्शन में होता क्या है? दल बदल कानून के मैं आपको प्रावधान बता देता हूं कि कौन कौन सी कंडीशन में कहा जाता है डिस्क्वालिफिकेशन। सबसे सिंपल भाषा में आप समझिए, जब कोई अपनी पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में चला जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, उसे डिफेक्शन कहते हैं। सबसे पहली चीज है, मान लो वो जिस पार्टी से यानी जिस पार्टी से वो चुनाव जीता है और उसे अपने वॉलेंटरी
वॉलेंटरीली यानी स्वेच्छा से उस सीट को क्या कर दे, त्याग दे, तो उस केस में क्या कहा जाता है, उस केस में कहा जाता है, उस केस में लग जाता है आपका डिफेक्शन, यानी उसने दल बदल लिया, उसे त्याग कर किसी और उसमें चला गया पार्टी में, तो उसे कहते हैं डिफेक्शन। साथ ही साथ अगर वो निर्दलीय चुनाव लड़ा, उसने कैसे चुनाव लड़ा, निर्दलीय चुनाव लड़ा, यानी इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा, इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा और जीत गया, और जीत गया। अब जब लोगों ने सीट इसलिए दी क्योंकि वो किसी पार्टी का हिस्सा नहीं है, इसलिए उसे जिता दिया, लेकिन जीतने के तुरंत बाद इसने कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या आप ज्वाइन कर ली, कोई पार्टी ज्वाइन कर ली, तो भी कहते हैं कि वो डिफेक्ट हो गया, यानी उसने दल बदल, तब उस पे इसे डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा किस केस में, डिफेक्शन के केस में। या अगर जिस पार्टी का वो हिस्सा है और उस पार्टी के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं कर रहा है और साथ ही साथ इसके अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है, अगेंस्ट में वोटिंग कर रहा है वो व्यक्ति, तो उस केस में भी क्या लगाया जाएगा, उस केस में भी इस पर डिफेक्शन लग जाएगा। और डिफेक्शन डिसाइड कौन करते हैं, डिफेक्शन पे निर्णय किसका होता है, तो डिफेक्शन पे निर्णय होता है स्पीकर महोदय का, यानी अध्यक्ष का जो डिसीजन होता है डिफेक्शन पे, किसका निर्णय होता है, स्पीकर का। और एक केस हुआ था जो अ, किलोहोटो किलोहोटो होलोहन किलोहोटो होलोहन केस था, ये 1992 का था। इसमें ऑर्डर आया था कि जो ये डिसीजन है इसको न्यायिक समीक्षा के दायरे में ले आए थे, ये जो डिसीजन था इस पर न्यायिक समीक्षा हो सकती है, यानी न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू, यानी जुडिशियल रिव्यू के दायरे में लाया गया था किसको, इस डिफेक्शन के निर्णय को। और इसके तहत डिफेक्शन दल बदल कानून के लिए एक अमेंडमेंट भी आया था, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था, जिसके तहत ये राजीव गांधी के टाइम पीरियड में आया था, इस डिफेक्शन के तहत डिस्क्वालिफिकेशन होते थे। तो ये सब था किसके बारे में, ये सब था आर्टिकल 102, यानी अयोग्य कब घोषित किया जाएगा, अगर व्यक्ति अनसाउंड माइंड है और लाभ का पद धारण कर रखा है, दिवालिया हो गया है या डिफेक्शन है, उस केस में उसको डिस्क्वालिफिकेशन यानी डिस्क्वालीफाई यानी अयोग्य माना जाएगा और उसकी जो सदस्य है उसकी सीट को रिक्त कर दिया जाता है। अगला आर्टिकल है आर्टिकल 103। ये जो डिसीजन होता है क्वेश्चन ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन, ये जो क्वेश्चन है, ये जो अयोग्यता के प्रश्न पर निर्णय, ये किसका होता है, आखिरी जो फाइनल डिसीजन होता है वो किसका होता है, तो वो होता है राष्ट्रपति जी का। किनका होता है, वो होता है राष्ट्रपति जी का। और इस निर्णय के लिए राष्ट्रपति, और इसके लिए ये सलाह लेते हैं किसकी, इलेक्शन कमीशन, यानी इलेक्शन कमीशन की सलाह पर ये डिसाइड करते हैं, इलेक्शन कमीशन की सलाह पर अयोग्यता डिसाइड करते हैं कौन, राष्ट्रपति जी। कौन डिसाइड करते हैं, सलाह पर डिसाइड करते हैं राष्ट्रपति जी, यानी फाइनल डिसीजन किसका है, तो वो राष्ट्रपति का होता है। और ये किसमें दिया गया है, आर्टिकल 103। आर्टिकल 104 में दिया गया है पेनल्टी फॉर सिटिंग एंड वोटिंग बिफोर मेकिंग ओथ और व्हेन नॉट क्वालिफाइड। अगर कोई व्यक्ति, कोई संसद का सदस्य है, अगर शपथ लेने से पहले बैठक मतदान करने पर उसे क्या दंड मिलेगा, उस पर हर दिन का 500 रुपए फाइन लगता है। कितने रुपए, 500 रुपए फाइन लगता है हर दिन का। साथ ही साथ देखो, जब तक वो अगर शपथ नहीं लेगा तो ना उसे वोट देने का अधिकार है, ना ही बैठक में बैठने का अधिकार। अगर वो बैठ जाता है तो उसे कितना फाइन देना पड़ता है, तो उसे 500 रुपए पर डे का फाइन देना पड़ता है। और ये किस में दिया गया है, ये आर्टिकल 104 में दिया गया है। आर्टिकल 105 में पावर प्रिविलेजेस ऑफ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट एंड मेंबर ऑफ कमेटी, यानी संसद और उनके सदस्यों व समितियों के अधिकार और विशेषाधिकार दिए गए। जैसे पावर क्या है, पावर ये है कि सदस्य को फ्रीडम ऑफ स्पीच है, क्यों, क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यानी अभिव्यक्ति की आजादी है, अपनी वाद और अभिव्यक्ति की आजादी है, वाद की आजादी,
किसकी? वाद की आजादी है, वाद की आजादी दी गई है किसको? मेंबर को। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो उस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। जो रूल ऑफ लॉ है, जो प्रोसीजर है, रूल ऑफ प्रोसीजर है पार्लियामेंट, उसके हिसाब से ही इसको आजादी दी गई है किसको? सदस्य को। फ्रीडम ऑफ स्पीच है। साथ ही साथ जो एक्शंस होते हैं, एक्शंस होते हैं, स्पीच होती है एमपी के, इसको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता किसी कोर्ट में। आप इसको अगर मान लो कि अभी रिसेंट में आप देखते होंगे, इधर से कुछ कंगना रनौत कुछ कहती हैं और उधर से जो गांधी हैं, क्या नाम है, प्रियंका गांधी जी, प्रियंका गांधी जी इधर से कुछ कहती हैं। अगर प्रियंका गांधी जी या मैं कंगना रनौत की बात करूं, वो कहे कि अरे मेरे को ऐसे कैसे कह दिया और मैं कोर्ट चली जाऊंगी, ऐसा नहीं हो सकता है। क्योंकि जो भी एक्शंस है, जो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के तहत जो भी बात की गई है, उसको लेकर आप कोर्ट नहीं जा सकते। कोई सदस्य कोर्ट नहीं जा सकता। किसके आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 105 के तहत। तो ये उनको कुछ प्रिविलेजेस मिली है। और ये जो विशेषाधिकार है, इनको कम या ज्यादा करने का अधिकार किसको है? तो इनको अधिकार है ये पार्लियामेंट को। इनको कम ज्यादा करने का अधिकार किसके पास है? पार्लियामेंट के पास है। आर्टिकल 106 में किसकी सैलरीज एंड अलाउंसेस दी है? तो सदस्य, जो भी सदस्य होते हैं सदन के, उनकी जो सैलरी होती है, उनके जो भत्ते होते हैं, उनको डिसाइड कौन करता है? तो वो पावर दी गई है पार्लियामेंट को, यानी संसद डिसाइड करती है कि क्या भत्ते होंगे, क्या सैलरी होगी। देखो पेंशन का प्रावधान नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में पेंशन का प्रावधान नहीं है, ये बात याद रखिएगा। फिर भी पेंशन मिलती है इनको, ठीक है। तो ये सब चीज थी आर्टिकल 106 तक। अब 107 में क्या दिया गया है? 107 में दिया गया है प्रोविजन एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स, यानी विधेयकों के प्रस्तुतिकरण और पारित होने के प्रावधान। अच्छा, इसको बताने से पहले मैं जरा आपको बिल अच्छे से समझा दूं, फिर हम एक एक करके ये सारे आर्टिकल्स करेंगे, ठीक है। अब मैं बात करता हूं बिल की, यानी विधेयक। जब ये विधेयक पास होता है, जब ये पास होता है तब जाके ये एक्ट बनता है। यानी ये पहले होता है विधेयक, विधेयक होता है, जब इसको पारित किया जाता है तो पारित होने के बाद ये क्या बनता है? ये बनता है कानून। और ये विधेयक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आपके पब्लिक बिल, पब्लिक बिल, और दूसरे होते हैं आपके प्राइवेट बिल, दूसरे होते हैं आपके प्राइवेट बिल। यानी आपके सरकारी बिल, सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक हो गए, और दूसरे आपके हो गए गैर सरकारी विधेयक, गैर सरकारी विधेयक, सरकारी विधेयक। अब इन दोनों में अंतर क्या है? तो इन दोनों में मैं आपको बता देता हूं। पब्लिक बिल को लाया जाता है किसी मिनिस्टर द्वारा ही। किसके द्वारा लाया जाता है पब्लिक बिल को? इसको सिर्फ एक मिनिस्टर यानी मंत्री ही ला सकता है। किसको? पब्लिक बिल को। प्राइवेट बिल को आपका कोई सदस्य भी ला सकता है, यानी सदस्य, यानी जो मेंबर है, मेंबर ऑफ द हाउस है, वो भी ला सकता है। जैसे मैंने आपको बताया था, जब सरकार चुनकर आती है तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी चुना जाता है, मंत्रिमंडल चुना जाता है, जिसमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं। तो जो मंत्रिमंडल का हिस्सा होते हैं, जो मंत्री होते हैं, वो इस बिल को ला सकते हैं। सिर्फ कौन सा? पब्लिक बिल को सिर्फ ये मंत्री ही ला सकते हैं। लेकिन अगर प्राइवेट बिल की बात करूं तो प्राइवेट बिल को कोई सदस्य, यानी जो मंत्री नहीं है, जो मंत्री नहीं है, नहीं है, वो भी ला सकता है, ठीक है। तो ये अंतर है इसका। और दूसरा, ये जो प्राइवेट पब्लिक बिल होते हैं, ये इजीली अप्रूव्ड हो जाता है, इजीली अप्रूव्ड हो जाता है। क्योंकि देखो, ये वाला बिल ज्यादातर गवर्नमेंट की पॉलिसीज को लेकर आता है और कोई मंत्री इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है। उस केस में इजीली पारित, मतलब इजीली अप्रूव्ड हो जाता है। लेकिन यहां पर कम चांस होते हैं, कम चांस होते हैं। किस केस में? प्राइवेट बिल के केस में कम चांस होते हैं। साथ ही साथ इसमें कितने दिन का नोटिस देना पड़ता है? 7 दिन का ही नोटिस देना पड़ता है। किस केस में? आपका पब्लिक बिल यानी सरकारी विधेयक में। वहीं जो प्राइवेट बिल होता है उसमें आपको
1 महीने का नोटिस देना पड़ता है। कितने महीने का? 1 महीने का नोटिस देना पड़ता है, तब जाकर ये बिल इंट्रोड्यूस होगा और फिर इस पर चर्चाएं होंगी, रीडिंग्स होंगी। तो ये हो गया डिफरेंस पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में। अब मैं आपको बता देता हूं बिल के टाइप कितने होते हैं, कितने प्रकार के विधेयक। ये तो हो गया कि सरकारी और गैर सरकारी के आधार पर। और एक बिल होते हैं जो होते हैं, एक तो होते हैं आपके मनी बिल, मनी बिल यानी धन विधेयक, धन विधेयक। इनके फीचर के आधार पर, विशेषता के आधार पर कितने प्रकार के हैं। तो आपका एक हो गया मनी बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल हो गया, फाइनेंशियल बिल। इनमें अंतर भी मैं आपको बताऊंगा। फाइनेंशियल बिल यानी वित्त विधेयक, वित्त विधेयक। इनसे रिलेटेड आर्टिकल भी है, जैसे वित्त विधेयक आर्टिकल 117 में। और वित्त विधेयक भी दो तरीके के होते हैं, फर्स्ट एंड सेकंड, उनको भी मैं आपको बताऊंगा। ये आपके 117 क्लॉज 1 में है और 117 क्लॉज 2 में दिया गया है फाइनेंशियल बिल सेकंड टाइप का। ऑर्डिनरी बिल होते हैं, ऑर्डिनरी बिल होते हैं यानी साधारण विधेयक होते हैं, साधारण विधेयक, साधारण विधेयक। इसको आपका कोई प्राइवेट मेंबर भी लेकर आ सकता है। और एक आपके होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल यानी संवैधानिक संशोधन विधेयक। तो ये किसके टाइप है? ये फीचर्स के आधार पर विधेयकों के टाइप है, मनी बिल, फाइनेंशियल बिल, ऑर्डिनरी बिल और आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। अब एक एक करके इन पे चर्चा करते हैं कि इनको किस तरीके से डिवाइड किया गया है। सबसे पहले मैं बात करता हूं ऑर्डिनरी बिल। जो ऑर्डिनरी बिल होता है, इसको पहली बात, राष्ट्रपति की सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है। दूसरा, ये लोकसभा या राज्यसभा यानी किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। इसको लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है। पहली कंडीशन ये समझिए। अब मैं ये कह देता हूं, जहां से भी ये इंट्रोड्यूस हुआ है, यहां से ये हो गया पास, तो ये अगले सदन में जाएगा। अगर ये राज्यसभा से पास हुआ है तो लोकसभा में जाएगा, और अगर ये लोकसभा से पास हुआ है तो ये राज्यसभा में जाएगा। ठीक है, तो ये किस में जाएगा? ये दूसरे सदन में जाता है। अब दूसरे सदन के पास कुछ पावर्स है। वो पावर्स क्या क्या है? सबसे पहली चीज कि वो इसको एक्सेप्ट कर ले, यानी अपनी स्वीकृति दे दे। क्या दे दे? अपनी स्वीकृति दे दे। तो ऐसे केस में ये डायरेक्ट किसके पास चला जाता है? ये चला जाता है राष्ट्रपति के पास। किसके पास चला जाता है? राष्ट्रपति के पास चला जाता है उस केस में। लेकिन और भी कंडीशन होती है। वो कंडीशन क्या है? पहली कंडीशन हो गई कि एक्सेप्ट हो गया, दूसरी कंडीशन हो गई कि रिजेक्ट हो गया, यानी अस्वीकृति मिल गई। किसको? बिल को अस्वीकृति मिल गई, विधेयक को अस्वीकृति मिल गई। तीसरी कंडीशन होती है कि ये कुछ अमेंडमेंट करके इसको क्या कर देते हैं? अमेंडमेंट करके इसको रिटर्न कर देते हैं, यानी वापस कर देते हैं। क्या कर देते हैं? वापस कर देते हैं। देखो, एक्सेप्ट वाली कंडीशन में तो वो बिल राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। अगर वो रिजेक्ट हो गया तो डेडलॉक वाली कंडीशन आ गई। कौन सी कंडीशन हो गई? गतिरोध हो गया, डेडलॉक हो गया। अब डेडलॉक कंडीशन भी मैं आपको समझाऊंगा। क्या लग गया? डेडलॉक हो गया, यानी गतिरोध हो गया। गतिरोध, पहली कौन सी कंडीशन में गतिरोध हुआ? ये पहली कंडीशन हो गई जब बिल रिजेक्ट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? दूसरे हाउस वाला द्वारा रिजेक्ट कर दिया गया। तीसरी कंडीशन, इसने रिटर्न किया, दोबारा से वापस पहले सदन को भेजा। अब पहले सदन ने, एक कंडीशन है कि उस अमेंडमेंट को मान लिया, पास किया, यहां से पास हो गया, यहां से पास हो गया, राष्ट्रपति तक पहुंच गया, तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर इसको, इसके अमेंडमेंट को, यानी इस सदन के, दूसरे सदन के अमेंडमेंट को पहला सदन मानने से इंकार कर दे, यानी अमेंडमेंट को, अमेंडमेंट है जो जो संशोधन है उनको एक्सेप्ट ना किया जाए, एक्सेप्ट ना करने पर आपकी कौन सी कंडीशन लग जाएगी? आपकी डेडलॉक वाली स्थिति हो जाएगी। अब एक और कंडीशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो कंडीशन ये है कि सदन ने कुछ देखा ही नहीं है, यानी 6 महीने तक, 6 महीने तक बिल कहां पर पड़ा हुआ है? बिल आपका दूसरे सदन में ही पड़ा हुआ है।
ऐसी कंडीशन में क्या होगा, अगर 6 महीने तक दूसरे सदन में भी अगर बिल पड़ा हुआ है, उस कंडीशन में भी आपकी गतिरोध की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। यानी 6 महीने तक अगर बिल आपका सदन में पड़ा हुआ है तो उस कंडीशन में भी क्या हो जाएगा, डेडलॉक हो जाएगा। डेडलॉक वाली कंडीशन में फिर क्या होता है, डेडलॉक वाली कंडीशन में जो राष्ट्रपति जी होते हैं, कौन, राष्ट्रपति जी, प्रेसिडेंट यानी राष्ट्रपति, ये बुलाते हैं ज्वाइंट सिटिंग। ये समन करते हैं, आवाहन करते हैं किसका, बुलाते हैं किसको, ज्वाइंट सिटिंग को। ज्वाइंट सिटिंग यानी दोनों हाउस की बैठक होती है, यानी संयुक्त बैठक होती है। कौन सी बैठक होती है, संयुक्त बैठक होती है। और इस बैठक में जो अध्यक्षता करते हैं, अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इस बैठक की अध्यक्षता करते हैं आपके कौन, तो इस जो जॉइंट सिटिंग है, संयुक्त बैठक है, इसकी अध्यक्षता करते हैं स्पीकर। अगर मान लो स्पीकर उस टाइम पे नहीं है तो उस समय पर डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। कौन करेंगे, डेप्यूटी स्पीकर अध्यक्षता करेंगे। और अगर डेप्यूटी स्पीकर भी नहीं है तो उस समय पर आपके चेयरमैन अध्यक्षता नहीं करेंगे, उस समय पर फिर अध्यक्षता करेंगे आपके डेप्यूटी चेयरमैन। कौन अध्यक्षता करते हैं, डेप्यूटी चेयरमैन अध्यक्षता करते हैं। तो ये बात हो गई जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग में दोनों सदनों को बुलाया जाता है और फिर वोटिंग होती है, और वोटिंग में फिर सिंपल मेजॉरिटी के साथ, मतलब जितने भी सदस्य प्रेजेंट हैं उनका 50% +1 वोट लेकर इस बिल को पारित कर दिया जाता है, पास कर दिया जाता है। अगर ज्वाइंट सिटिंग में बिल पास हो जाता है तो वो दोनों सदनों से पास माना जाता है और फिर राष्ट्रपति जी के पास चला जाता है। अब ये जो ज्वाइंट सिटिंग होती है, इसमें मैंने आपको बताया कि सिंपल मेजॉरिटी होती है, लेकिन इसकी भी गणपूर्ति होती है, यानी इसका भी क्वोरम होना बहुत जरूरी है, यानी कोरम कंप्लीट होना इनका भी जरूरी है। वो कितना होता है, उनका होता है 1/10 ऑफ टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस, मेंबर, टोटल नंबर ऑफ मेंबर ऑफ बोथ हाउस, यानी दोनों सदनों के जो टोटल सदस्य हैं, कुल सदस्य हैं, उनका 1/10 कोरम पूरा करना होता है। तो ये पूरी प्रक्रिया किसकी हो गई, ज्वाइंट सिटिंग की हो गई, और ज्वाइंट सिटिंग से पास हो जाता है तो बिल पास हो जाता है। तो ये था आपका साधारण बिल। साधारण बिल की क्या क्या खासियत है, ये किसी भी सदन में लाया जा सकता है, राष्ट्रपति की अनुशंसा सिफारिश की कोई जरूरत नहीं है, दूसरे सदन में ये कंडीशन है, एक्सेप्ट हो गया तो पास, रिजेक्ट हो गया तो फिर डेडलॉक, रिटर्न हुआ पास हो गया तो पास हो गया, नहीं हुआ तो भी डेडलॉक लग जाएगा, 6 महीने तक पड़ा रहा तो भी डेडलॉक लगेगा। डेडलॉक होगा तो ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है आपका ऑर्डिनरी बिल में, क्या है, ज्वाइंट सिटिंग का प्रावधान है। और ज्वाइंट सिटिंग होगी, फिर अगर दोनों उससे पास हो जाएगा फिर राष्ट्रपति जी के पास जाएगा, और राष्ट्रपति जी के पास पावर है कि वो इसको पास कर सकते हैं, यानी अपना असेंट दे सकते हैं, यानी अपनी असेंट यानी स्वीकृति दे सकते हैं। आर्टिकल 111 के तहत इनके पास वीटो पावर्स होती हैं, या इसको रिजेक्ट कर सकते हैं। कौन सा वीटो यूज करके, एब्सोल्यूट वीटो यूज करके इसको रिजेक्ट कर सकते हैं, किसको, साधारण विधेयक को, ठीक है, या फिर इसको अपने पास रख सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, विदहोल्ड कर सकते हैं, रख सकते हैं, यानी सस्पेंसिव वीटो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, सॉरी रिटर्न कर सकते हैं, विदहोल्ड मतलब ये आपका पॉकेट वीटो हो गया, और या फिर इसको रिटर्न कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, रिटर्न, वापस भेज सकते हैं। अब लेकिन जब ये वापस जाएगा बिल और अगर दोबारा पास आया तो इनको इस पर अपना असेंट देना ही पड़ेगा, यानी अपनी मंजूरी, यानी अपनी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी, ये कंडीशन है, ठीक है। तो ये था आपका वो कंडीशन जिसमें आपका ऑर्डिनरी बिल पास होता है, यानी आपका साधारण विधेयक पास होता है। अब बात कर लेता हूं मैं मनी बिल की, यानी धन विधेयक की। सबसे पहली चीज धन विधेयक में, यहां पर आप देख सकते हो ना कि दोनों सदनों के पास बराबर पावर है, लेकिन धन विधेयक के केस में राज्यसभा के पास कोई पावर नहीं होती। क्या नहीं होती, कोई पावर नहीं होती राज्यसभा के पास, यानी
ये सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, यानी ओनली इंट्रोड्यूस्ड इन लोकसभा, यानी सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और इसको इंट्रोड्यूस करने से पहले रिकमेंडेशन ली जाएगी, किसकी? राष्ट्रपति जी की। यानी ये राष्ट्रपति की सिफारिश से, राष्ट्रपति की सिफारिश से इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। अब जब मनी बिल लोकसभा से पास हो गया, फिर ये कहां जाता है? फिर ये जाता है राज्यसभा में। कहां जाता है? राज्यसभा में। राज्यसभा के पास सीमित शक्तियां हैं। सीमित शक्तियां मैं बता देता हूं। राज्यसभा को ये बिल एक्सेप्ट करना पड़ेगा, स्वीकार कर लिया, अगर अपनी स्वीकृति दे दी, उस केस में तो ये बिल चला जाएगा किसके पास? प्रेसिडेंट के पास, यानी राष्ट्रपति के पास चला गया। किसके पास चला गया? ये बिल राष्ट्रपति के पास चला गया। दूसरा केस है कि रिजेक्ट। क्या ये रिजेक्ट कर सकते हैं? नहीं, ये पावर इनके पास नहीं है। राज्यसभा मनी बिल को, धन विधेयक को रिजेक्ट नहीं कर सकती, साथ ही साथ अमेंड नहीं कर सकती। क्या नहीं कर सकती? उस बिल के अंदर संशोधन नहीं कर सकती। रिकमेंडेशन जरूर दे सकती है। क्या दे सकती है? रिकमेंडेशन, यानी अपनी सलाह जरूर दे सकती है, लेकिन अमेंड नहीं कर सकती। रिकमेंडेशन के साथ ये वापस भेज सकती है बिल को। और लोकसभा पर है, रिकमेंडेशन माने या ना माने। नहीं मानेगी तो भी पास हो जाएगा, मानेगी तो भी पास हो जाएगा, और पास होते होते किस पे जाएगा? प्रेसिडेंट के पास। यानी यहां कोई भी डेडलॉक की सिचुएशन नहीं हो रही है। कोई भी डेडलॉक की सिचुएशन बन रही है? नहीं। तो इस केस में कभी भी संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। संयुक्त बैठक यानी जॉइंट सिटिंग मनी बिल के केस में नहीं हो सकती है। अब जब ये प्रेसिडेंट के पास आ गया, तो प्रेसिडेंट को अपना या तो असेंट देना पड़ेगा, या तो अपनी सहमति देनी पड़ेगी। दूसरा, या मनी बिल को ये रिजेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये रिटर्न नहीं कर सकते। क्या नहीं कर सकते? वापस नहीं भेज सकते मनी बिल को, वापस नहीं भेज सकते। रिजेक्ट कर सकते हैं, रिटर्न नहीं कर सकते, और विदहोल्ड भी कर सकते हैं। विदहोल्ड कर सकते हैं, ठीक है, रोक सकते हैं, लेकिन रिटर्न नहीं कर सकते, क्योंकि ये लाया ही राष्ट्रपति की सिफारिश पे गया है ये बिल। तो ज्यादातर ये बिल पास हो जाता है। और मनी बिल होगा, कोई बिल मनी बिल होगा, ये डिसाइड करते हैं आपके स्पीकर ऑफ द हाउस। कौन डिसाइड करते हैं? स्पीकर डिसाइड करते हैं, यानी आपके अध्यक्ष, लोकसभा के अध्यक्ष डिसाइड करते हैं कि कौन सा बिल मनी बिल होगा। और मनी बिल में रिलेटेड जो मैं कह सकता हूं, जो विधेयक में जो कानून होते हैं वो किससे रिलेटेड होते हैं? ज्यादातर टैक्स, टैक्स बढ़ाया जाएगा, कम किया जाएगा, टैक्स हटाया जाएगा, लगाया जाएगा, उससे रिलेटेड। फाइनेंस से रिलेटेड, किससे रिलेटेड? फाइनेंस, यानी वित्त से रिलेटेड। और आपका कर से रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं, जितने भी प्रावधान होते हैं, वो किस में दिए होते हैं? वो आपके मनी बिल में होने चाहिए। फाइन, यानी जो फाइन लगता है, पेनल्टी होती है, इनको लेकर, इनके रिलेटेड जो बिल होते हैं उनको मनी बिल नहीं कहा जाता है। और मनी बिल को कौन डिसाइड करता है? स्पीकर डिसाइड करते हैं। और स्पीकर को पावर है, और स्पीकर को जब डिसाइड कर लिया है तो ये कहीं भी क्वेश्चन नहीं हो सकता, इनको क्वेश्चन नहीं किया जा सकता स्पीकर को, ठीक है। तो ये हो गई मनी बिल की बात। अब बात कर लेता हूं मैं फाइनेंशियल बिल। किसकी? फाइनेंशियल बिल। देखो, फाइनेंशियल बिल दो तरह के होते हैं। एक, जिनमें आर्टिकल 110 के तहत मनी बिल के थोड़े बहुत अंश हो। कौन से अंश हो? जो मनी बिल की तरह थोड़ा एक्ट करता है। और एक होता है जो इसमें कोई भी अंश नहीं होते मनी बिल के, तब ये ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है। कैसे काम करता है? ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करता है। और फाइनेंशियल बिल की बात करें तो जो आपका बजट होता है, जो भी आपके एक्सपेंडिचर होते हैं, आपके रेवेन्यू होता है, जो भी कंसोलिडेट फंड या कंटिजेंसी फंड, यानी संचित, भारत की संचित निधि, कंसोलिडेट फंड ऑफ इंडिया हो गया, कंटिजेंसी फंड ऑफ इंडिया हो गया, इनसे रिलेटेड जितने भी प्रोविजंस होते हैं वो सारे फाइनेंशियल बिल। अब देखो, फाइनेंशियल बिल मनी बिल भी हो सकता है, ऑर्डिनरी बिल भी हो सकता है। इसका मतलब फाइनेंशियल बिल का दायरा बहुत बड़ा है।
रीजनिंग में समझे तो फाइनेंशियल बिल ये है और मनी बिल ये हो गया। यानी सारे फाइनेंशियल बिल, सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते, मनी बिल नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। लेकिन सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, सारे मनी बिल फाइनेंशियल बिल होते हैं, ये एक कंडीशन है। यानी अगर कोई देश है, उसमें एक राज्य है, वो राज्य को भारत कह सकते हैं, पर भारत को उस राज्य का नाम, जैसे दिल्ली को कोई व्यक्ति भारत कह सकता है कि ये भारत है, लेकिन भारत को दिल्ली नहीं कहा जा सकता। ऐसे ही मनी बिल को फाइनेंस बिल कहा जा सकता है, लेकिन सारे फाइनेंशियल बिल मनी बिल नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बता दिया किस क्यों नहीं हो सकते। इसका जिक्र आर्टिकल 117 के क्लॉज 1 में है, और ऑर्डिनरी बिल की तरह जब ये काम करता है तो इसका, इसके लिए आर्टिकल है आर्टिकल 117 का क्लॉज 3। ये आपका लोकसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है और राज्यसभा में भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, इस पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है क्या? हाँ, इस पे जॉइंट सिटिंग हो सकती है। मनी बिल के केस में देखो एक कंडीशन है कि ये जब इंट्रोड्यूस होता है, लोग, इसमें कुछ कंडीशन है कि लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा सिर्फ, मनी बिल की तरह जब काम करेगा, लेकिन जब ऑर्डिनरी बिल तो ये कहीं भी इंट्रोड्यूस हो सकता है। ये सिफारिश, रिकमेंडेशन पे लाया जाता है। मतलब ये सारी कंडीशन है किसकी? फाइनेंशियल बिल की। यानी ये दो तरीके से काम करता है। किस तरीके से? ये मनी बिल की तरह भी काम कर सकता है, ऑर्डिनरी बिल की भी तरह काम कर सकता है। जब ये ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा तो ये लोकसभा राज्यसभा में किसी में भी इंट्रोड्यूस होगा, पास होके अगले सदन में जाएगा, अगले सदन में उसे एक्सेप्ट करे, रिजेक्ट करे, और डेडलॉक की कंडीशन में इसमें जॉइंट सिटिंग भी क्या है? जॉइंट सिटिंग भी आपकी पॉसिबल है। और जब यहां से ये पास हो जाएगा तब ये जाएगा किसके पास? तब ये जाएगा राष्ट्रपति जी के पास। ठीक है, अब राष्ट्रपति जी के पास पावर होते हैं असेंट की, उसे मान ले, स्वीकृति दें ना दें, ये सब पावर्स है किसकी? ये सब पावर है आपकी राष्ट्रपति जी की। ठीक है, तो ये रिलेटेड था किससे? फाइनेंशियल बिल से। अब अगले बिल की बात कर लेते हैं, जो कि है आपका यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। देखो, ये मैंने आपको बताया था जब ये मनी बिल होता है तो ये सिर्फ कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? मनी बिल के केस में आपका ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। कहाँ इंट्रोड्यूस होगा? जब ये मनी बिल का केस बनेगा तो ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, रिकमेंडेशन पे लाया जाएगा। किनकी सिफारिश पे लाया जाएगा? तो रिकमेंडेशन चाहिए होगी प्रेसिडेंट की, और फिर अगले सदन में जाएगा। ऐसे ऐसे डेडलॉक की कंडीशन बनेगी, ज्वाइंट सिटिंग हो सकती है। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को मैं आपको समझा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल में क्या होता है कि ये लोकसभा या राज्यसभा में लाया जा सकता है, किसी भी सदन में लाया जा सकता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। और इसको क्या चाहिए? इसको भी रिकमेंडेशन चाहिए। रिकमेंडेशन किस पे लाया जाता है? रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की सिफारिश पर लाया जाता है। पहले रिकमेंड करेंगे, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में इंट्रोड्यूस करेंगे। देखो, अच्छा एक और चीज है यहां पर, जो मैं बता रहा था ना, एक तरीके से यहां पर रिकमेंडेशन नहीं होती। रिकमेंडेशन ना कह के इसे ऐसे कह लो कि बाद में कंसीडर करने के लिए, यहां पर ये जो बिल लाया जाता है ना किसी सदन में, तो कंसीडरेशन के टाइम पर, जब इंट्रोड्यूस नहीं हो रहा होता उस समय पर नहीं, कंसीडरेशन के टाइम पर। किस समय पर? जब बिल विचारा विमर्श के लिए रखा गया है, जब विचार के लिए रखा गया है तब। किसके? फाइनेंशियल बिल के केस में। ठीक है, अब यहां मैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के बारे में बात कर रहा हूं, तो ये लोकसभा और राज्यसभा में ही इंट्रोड्यूस होगा। किसमें इंट्रोड्यूस होगा? लोकसभा या राज्यसभा, किसी भी सदन में इंट्रोड्यूस हो सकता है। इसको एक ही कंडीशन है, या तो पास करेंगे या रिजेक्ट करेंगे। ठीक है, अगले सदन में जाएगा तो पास होगा या रिजेक्ट होगा। ठीक है, पास होगा या रिजेक्ट होगा। और किससे पास करना है? स्पेशल मेजॉरिटी से। किससे? स्पेशल मेजॉरिटी से पास करना होगा। स्पेशल मेजॉरिटी, यानी विशेष बहुमत से ही पास करना पड़ेगा। विशेष बहुमत से पास करना पड़ेगा किसको? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। इसको भी स्पेशल मेजॉरिटी से ही पास करना पड़ेगा। इसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा। अब प्रेसिडेंट की एक ही शक्ति है, यहाँ पे वो अपना वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते, यानी इनको असेंट देना ही पड़ेगा।
यानी इनको स्वीकृति देनी ही पड़ेगी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के तहत, क्योंकि 24वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 24वें संविधान संशोधन 1971 के तहत इनकी वीटो पावर छीन ली थी प्रधानमंत्री की, किस वो राष्ट्रपति की, किस केस में? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के केस में। जरा 2 मिनट देना, मैं पानी पी लेता हूं, 2 मिनट रुकना। लो, तो वापस आते हैं, हल्का सा इसका रिवीजन कर लेते हैं। तो यहां मैंने आपको बताया था ऑर्डिनरी बिल के बारे में। ऑर्डिनरी बिल किसी भी हाउस में इंट्रोड्यूस हो सकता है, लोकसभा राज्यसभा, पास होता है राज्यसभा लोकसभा एक्सेप्ट, ये सारी कंडीशन थी। मनी बिल को मैंने बताया, मनी बिल लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है सिर्फ, और राज्यसभा में कोई पावर नहीं है, लिमिटेड पावर होती है, यानी सिर्फ उसे एक्सेप्ट करना होता है, अपनी सलाह दे सकता है, और सलाह के बाद अगर लोकसभा पे है कि वो माने या ना माने, इस कंडीशन में संयुक्त बैठक नहीं हो सकती। ये हो गया आपका दूसरा केस। तीसरा केस मैंने बताया था फाइनेंशियल बिल। फाइनेंशियल बिल मनी बिल की भी तरह एक्ट करता है और ऑर्डिनरी बिल की तरह भी एक्ट करता है, यानी जिसमें आर्टिकल 1110 के तहत कुछ प्रावधान होते हैं तो वो मनी बिल की तरह एक्ट करेगा, और जब उसमें ऑर्डिनरी बिल की तरह, जब उसमें आर्टिकल 117 के तहत जब उसमें कोई भी उसके अंदर के प्रोविजन मनी बिल जैसे नहीं है, धन विधेयक जैसे नहीं है, तो वो ऑर्डिनरी बिल की तरह काम करेगा। और मैंने बताया था कि ये बिल आपका कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में। इसमें कंफ्यूजन क्रिएट, ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। तो ये कहाँ इंट्रोड्यूस होता है, ये जरा दोबारा से लिख लेता हूं मैं। तो ये बिल आपका कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? ये बिल आपका इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में। कहाँ इंट्रोड्यूस होता है? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है, और सिर्फ ओनली लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस होता है आपका फाइनेंस बिल। कहाँ? लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा। लोकसभा में पास होके फिर ये कहाँ आएगा? राज्यसभा। लेकिन मनी फाइनेंस बिल के केस में इसके पास पावर है कि ये एक्सेप्ट भी कर सकता है, रिजेक्ट भी कर सकता है, विदहोल्ड भी कर सकता है, और ऐसे कंडीशन में, और अमेंड कर सकता है, ऐसी कंडीशन में जॉइंट सिटिंग पॉसिबल है। किसके केस में? फाइनेंस बिल के केस में। लेकिन मैंने आपको बताया था जो सिफारिश है, जो आर्टिकल 1173 के तहत जो विचार के समय ही, मतलब कि जब विचार में होगा, इस बिल को इंट्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, जब दोनों में से किसी सदन में जब इस बिल पर विचार हो रहा होगा, उस समय रिकमेंडेशन जरूरी है किसकी? प्रेसिडेंट की। और मनी बिल वाले केस में रिकमेंडेशन जरूरी होती है। तो सिंपल बस रिकमेंडेशन जरूरी है, सिफारिश जरूरी है। और सिर्फ कहाँ पास होगा, ये कहाँ पर इंट्रोड्यूस होगा? ये लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, उसके बाद राज्यसभा में जाएगा, उसके बाद प्रेसिडेंट के पास जाएगा, और प्रेसिडेंट के पास फिर पावर है कि वो इसे असेंड करें, रिजेक्ट करें या विदहोल्ड करें। ठीक है? तो ये केस था फाइनेंस बिल का। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल का मैंने बताया आपको कि जो ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, जो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल है, ये बिल लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, रिकमेंडेशन पे इंट्रोड्यूस होता है प्रेसिडेंट की। लेकिन इस बिल में को ये जो बिल पास किया जाता है, ये स्पेशल मेजोरिटी पे पास होता है, और इसमें आपका जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, यानी आपका धन विधेयक में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती, और आपका संविधान संशोधन बिल में जॉइंट सिटिंग नहीं हो सकती। यहां से पास होगा, अगले सदन में जाएगा, और फिर प्रेसिडेंट को उसे असेंड करना ही पड़ेगा, यानी स्वीकृति देनी ही पड़ेगी आर्टिकल 111 के तहत। ये सब था कौन सा? ये सब था बिल के बारे में। अब वापस से मैं आर्टिकल पे जाता हूं। तो आर्टिकल 117 में दिया था प्रोविजन एज इंट्रोडक्शन ऑफ पासिंग बिल्स, जो मैंने सारी चीजें बताई कि कहां कहां इंट्रोड्यूस होगा, उसके सारे प्रावधान किसमें दिए गए? आर्टिकल 107 में। आर्टिकल 108 में क्या दिया गया है? जॉइंट सेटिंग, यानी जब भी डेडलॉक की कंडीशन उत्पन्न होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जॉइंट सिटिंग का प्रावधान होगा। वो किसमें दिया गया है? आर्टिकल 108 में। आर्टिकल 1010 में दिया गया है डेफिनेशन ऑफ मनी बिल, कि मनी बिल कैसा होता है, यानी टैक्स अबॉलिशन है, बढ़ाना है, घटाना है, वो जो डेफिनेशन है मनी बिल की। तो मनी बिल की परिभाषा, यानी धन विधेयक की परिभाषा दी गई है 110 आर्टिकल में, और 109 में प्रोसीजर्स दिए गए हैं कि वो सिर्फ लोकसभा में इंट्रोड्यूस होगा, राज्यसभा की कोई पावर नहीं है, प्रेसिडेंट के पास, ये सब किसमें दिया गया है? तो ये सब दिया गया है आर्टिकल 109 में, मतलब स्पेशल प्रोविजन ऑफ मनी बिल।
आर्टिकल 111 में मैंने ऑलरेडी बताया था, जब मैं प्रेसिडेंट पढ़ा रहा था, राष्ट्रपति, तब असेंट टू द विल विधेयकों को राष्ट्रपति की स्वीकृति के बारे में किसमें दिया गया है? आर्टिकल 111 में। आर्टिकल 112 में दिया गया है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी वार्षिक वित्तीय विवरण। बजट जैसा शब्द संविधान में नहीं दिया गया है, बजट को ही कहा जाता है वार्षिक वित्तीय विवरण, यानी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट लिखा गया है संविधान में। संविधान में ये लिखा गया है, बजट जैसा कुछ नहीं लिखा गया है। बजट में क्या होता है कि कितना एक्सपेंडिचर होगा, कितना खर्चा होगा, व्यय होगा, और कितना राजस्व आएगा, वो सब का विवरण किसमें दिया जाता है? बजट में। देखो अभी की बात करूं तो हमारा सिंगल बजट है, लेकिन 2017 तक, कब से? तो 1921 में 1921 में एक रिपोर्ट आई थी, एकवर्थ 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 कमेटी की रिपोर्ट आई थी। एकवर्थ कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी। एकवर्थ कमेटी की एक रिपोर्ट आई थी, जिसकी अनुशंसा पे 1924 में जो आपका जनरल यानी आम बजट है, यानी जनरल जो बजट है, और इसको अलग कर दिया था और एक और बजट बना दिया था, रेलवे बजट। यानी दो बजट में इसको डिवाइड कर लिया गया, एक रेलवे बजट और आपका एक जनरल बजट 1924 में। लेकिन 2017 में इसको रिपील करके रेलवे बजट और जनरल बजट को दोबारा से एक करके एक सिंगल बजट बनाया गया। यानी 2017 तक दो बजट चलते थे, एक रेलवे बजट और एक आपका जनरल बजट, यानी सामान्य बजट और रेलवे बजट। और ये 1921 में ऐसा हुआ था। ठीक है, तो ये एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट हो गई। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बता देता हूँ, इससे मेरे को तुरंत याद आया। आप आर्टिकल 93 जब पढ़ रहे थे, आर्टिकल 93, ये जो स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर है, इसकी पोस्ट जो बनी थी, वो बनी थी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत, और ये पहली बार बनी थी 1921 में। और इसमें जो पहली बार स्पीकर बने थे, वो बने थे फ्रेडरिक वाइट। कौन थे स्पीकर पहली बार? और इसको तब स्पीकर नहीं कहा जाता था, तब इसको बोला जाता था प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट और डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था। डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता था, डेप्यूटी प्रेसिडेंट कहा जाता है इस पोस्ट को। 1947 में इसका नाम बदलकर स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर हो गया। तो जो स्पीकर थे पहले, वो थे फ्रेडरिक वाइट, और जो डेप्यूटी स्पीकर या डेप्यूटी प्रेसिडेंट कह लो, वो कौन थे? वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा थे। कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। लेकिन 1924 में पहली बार एक भारतीय स्पीकर बने थे, जो बने थे, उनका नाम क्या था? तो ये समय 1925 था, 1924 नहीं था। 1925 में कौन बने थे? तो ये बने थे विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल जो पहले स्पीकर बने थे। कौन बने थे? विट्ठल भाई पटेल 1925 में। लेकिन आजादी के बाद जो पहली बैठक हुई थी, उसमें जो स्पीकर बने थे, जो आजादी के बाद पहले स्पीकर थे, वो थे जीवी मालवांकर जी। कौन थे? जीवी मालवांकर जी थे। तो ये मुझे आपको बताना था। वापस से आते हैं हम। तो यहाँ पर हम किस पर चर्चा कर रहे थे? बजट पर चर्चा कर रहे थे, बजट वाला हो गया था। तो वापस चलते हैं। तो यहाँ पर बजट डिस्कस हो गया। बजट के बारे में मैंने आपको बता दिया, वो किस आर्टिकल में है। तो वो आर्टिकल है 112 में। अब देखो, ये जो आर्टिकल है, बाकी के आगे के इंपॉर्टेंट नहीं है। एस्टिमेट से रिलेटेड प्रोसीजर्स हैं आर्टिकल 113 में। आपका 114 जो है वो अप्रोप्रिएशन बिल से रिलेटेड है। विनियोग बिल, ये 114 में, 115 में सप्लीमेंट्री वगैरह, 116 में ग्रांट वगैरह से रिलेटेड है, 115, 116 वो वोट एंड अकाउंट से है, 117 में फाइनेंशियल बिल है, स्पेशल प्रोविजंस फॉर फाइनेंशियल बिल, यानी वित्तीय विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान आपके किसमें है? 117 में। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिसमें मैंने आपको बताया था क्लॉज 1 एंड क्लॉज 3 के बारे में। 118, आर्टिकल 118, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या दिया गया है? पार्लियामेंट के जो रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स होते हैं, यानी कार्यवाही के जो नियम होते हैं, वो किसमें दिए गए? तो वो दिए गए हैं आर्टिकल 118 में। फिर इंपॉर्टेंट है अगला, आर्टिकल 120। आर्टिकल 120 में क्या दिया गया है? आर्टिकल 120 में दिया गया है लैंग्वेज टू बी यूज्ड इन पार्लियामेंट, यानी संसद में प्रयुक्त भाषा वो कौन सी होगी? तो संसद में जो संसद की कार्यवाही होती है, जो कंडक्ट होता है, जो बिजनेस कंडक्ट होता है, कार्यवाही जो होती है, प्रोसीडिंग्स होती है, वो हिंदी में भी चलेंगी
और वो इंग्लिश में भी चलेंगी। कैसी भी चलेंगी? हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेंगी। और स्पीकर की मंजूरी पर, स्पीकर की मंजूरी पर कोई भी सदस्य, कोई भी मेंबर सदस्य अपनी मातृभाषा, अपनी मातृभाषा या मैं कहूं मदर टंग में संबोधन कर सकता है। किसका? सदन का, अपनी मातृभाषा में। लेकिन उसके लिए किसकी परमिशन चाहिए होती है? स्पीकर की परमिशन चाहिए होती है। जो ये इंग्लिश थी, इसको 1965 में अबॉलिश करना था, यानी इसको कार्यवाही भाषा, कार्यवाही भाषा से हटा देना था, इसको हटा देना था। जब पारित हुआ था 1950 में, उसके 15 साल बाद इंग्लिश को खत्म करना था। लेकिन एक बिल इंट्रोड्यूस हुआ था, लैंग्वेज बिल, जो पार्लियामेंट लैंग्वेज बिल था, 1963 में इंट्रोड्यूस हुआ था। उसके तहत हिंदी की और इंग्लिश की कार्यवाही साथ साथ चलेगी, कोड ऑफ कंडक्ट दोनों लैंग्वेज में चलेगा, ये इंट्रोड्यूस हो गया था। ठीक है, तो 120 में क्या दिया गया? संसद में प्रयुक्त भाषा। और 121 इंपॉर्टेंट है, रेस्ट्रिक्शन ऑन डिस्कशन इन पार्लियामेंट, यानी जो कोर्ट के कितने भी जो प्रोसीडिंग्स हैं, उनको संसद में चर्चित नहीं किया जाएगा, यानी संसद पर चर्चा पर प्रतिबंध है। और वहीं जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग है, उनको कोर्ट में इंक्वायर नहीं किया जाएगा। वो किस आर्टिकल में दिया गया है? वो आर्टिकल 122 में दिया गया है। यानी संसद की कार्यवाही में न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होगा। यानी न्यायालय की कार्यवाही का हस्तक्षेप पार्लियामेंट में नहीं होगा, वो 121 में दिया है। और जो भी प्रोसीडिंग है पार्लियामेंट की, वो कोर्ट में इंक्वायर नहीं होंगे, वो 122 में दिया गया है। तो यहां पर आपकी आज की वीडियो होती है समाप्त, थोड़ी लंबी रही होगी, और मैं मानता हूं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये अगर आपने एक बार समझ लिया, ये समझने के बाद आपको स्टेट लेजिस्लेचर आराम से समझ में आ जाएगा। यहां पर मैं कहूं लगभग लगभग आपकी पॉलिटी खत्म हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि लगभग लगभग खत्म, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जितने भी एस्पेक्ट्स थे जो पॉलिटी में क्वेश्चंस आते हैं, वो हमने यहां तक कवर कर लिए हैं। अब वो चीज है जो आपको एक एक्स्ट्रा एज देती है और स्टूडेंट से। जो हम आगे पढ़ेंगे वो सारी ऐसी चीजें होंगी, ऐसी इंफॉर्मेशन होंगी जो आपको और बेहतर छात्र बनाएंगी और बेहतर स्कोर करने के लिए आपको मतलब पावर देंगे। ठीक है, तो यहां पर आज खत्म हुआ है आपका चैप्टर 2, जिसमें हमने क्या पढ़ा? पूरा पार्लियामेंट पढ़ा। अब आगे हम पढ़ेंगे, आगे हम जुडिशरी पढ़ेंगे। तो आज की क्लास आशा करता हूं आपको अच्छी लगी होगी। यहां तक वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। जिन्होंने भी यहां तक वीडियो देखी उनको दिल से उनको मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि वो लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें बाकी चैनल को, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, बाय बाय, नमस्कार।